एहसास वुमेन आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज प्रभा खेतान फाउंडेशन का मथुरा में पहला कार्यक्रम होने जा रहा है। इससे पहले कि कलम की इस सत्र को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी को प्रभा खेतान फाउंडेशन से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगी। प्रभा खेतान फाउंडेशन कोलकाता स्थित एक NGO जिसकी स्थापना 1980 के दशक में प्रतिष्ठित भारतीय साहित्यकार, अध्यामी, परोपकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा खेतान ने की थी। मौजूदा समय में ये संगठन देश और दुनिया भर के 55 से अधिक शहरों में कला, संस्कृति, शिक्षा और साहित्य प्रचार के क्षेत्र में सक्रियता के काम कर रहा है। फाउंडेशन का सार है अपनी भाषा, अपने लोग। इस अभियान के तहत भारत की बसंत सांस्कृति विविधताओं का भावपूर्ण मेल है। फाउंडेशन प्रशंसनीय साहित्यिक संवादों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से विचारकों, लेखकों, कवियों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों और सांस्कृतिक ऐतिहासिक लोगों को जोड़ता है। फाउंडेशन विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे हिंदी में कलम, अंग्रेज़ी में ऑथर्स आफ्टरनून एवं द राइट सर्कल, उर्दू, अरबी और फ़ारसी में लफ्ज़, क्षेत्रीय भाषाओं में आखर और पुस्तक विमोचन के लिए किताब आदि शामिल हैं। अन्य कार्यक्रमों में सुर और साज, एक मुलाकात, चलचित्र, रंगमंच और कला संगीत संस्कृति के लिए चौपाल शामिल है। प्रभा खेतान फाउंडेशन के इस गीत का संगीतबद्ध किया है दिग्गज पंडित विश्व मोहन भट्ट जी ने। इस गीत में भारतीय दर्शन की सच्ची भावना, विविधता में एकता को चित्रित किया गया है। चन्नूलाल मिश्रा जी, हरिहरन जी, मालिनी अवस्थी जी, विकु विनायकरम जी की अद्भुत कलाकारों की मधुर गायन की प्रस्तुति ने फाउंडेशन के गाने में एक दिव्य प्रभाव डाला है, जो भारत के विभिन्न कोनों से आने वाले स्वर और वाद्य यंत्रों की संगीत विरासत को अपने में समेटता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज के मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री हिमांशु बाजपेयी जी को। आप किस्सा गोई के जाने माने कलाकार हैं, जो अपनी कला के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। कुछ समय पहले आपके एवं प्रज्ञा जी द्वारा प्रस्तुत की गई रानी दुर्गावती की दास्तान को मन की बात में सराहा। आप भारत समेत टर्की, UAE और सिंगापुर समेत कई देशों में प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड वाइड इवेंट में भारत को प्रतिनिधित्व किया है और नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज़ सीक्रेट गेम्स में भी काम किया है। आपकी लिखी किताब किस्सा लखनवा बेस्ट सेलर रही है और इसी किताब के लिए आपको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य उपलब्धियां आप हासिल कर चुके हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मथुरा की जानी मानी एजुकेशनलिस्ट पूर्वा शर्मा को। पूर्वा जी पेशे में से एक शिक्षाविद हैं, साथ ही आप बहुत ही सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रहती हैं। आप सभी को बता दें कि बातचीत का ये सत्र 35 मिनट्स का रहेगा, जिसके बाद ऑडियंस के लिए सवाल जवाब करने के लिए 10 मिनट्स का समय रहेगा। साथ ही बता दें कि वक्ता द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने हैं और प्रभा खेतान फाउंडेशन इन विचारों का वाचक नहीं है। दर्शकों को स्वर विवेक की सलाह दी जाती है। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का अनूठा प्रयास है हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए। इसे श्री सीमेंट के CSR इनिशिएटिव के तहत सपोर्ट किया गया है। इसके सहयोगी हैं एहसास वुमेन ऑफ इंडिया। आप सभी का स्वागत है।
यहाँ पे हम एक दूसरे से सब परिचित हैं और हिमांशु का परिचय हमसे विनती ने करा दिया है। गर्मी की दोपहरी है और इस समय के माहौल में ज़्यादातर दोपहर का समय पुराने ज़माने में एटलीस्ट हमारे बचपन में बच्चे किस्से कहानियाँ सुनकर बिताते थे। मुझे याद है मेरी दादी माँ, जिन्हें हम प्यार से भाभी कहते थे, 5-6 नाते नातनियों को अजगरों की तरह अपने आसपास लपेट कर पूरी गर्मी में कहानियाँ सुनाती थी। कुछ कहानियाँ भागवत से प्रेरित होती थी, कुछ अरबी कहानियाँ होती थी, कुछ परियों से रिलेटेड, कुछ राजा रानी की। भारत में स्नेह, मॉरल वैल्यूज़ और कुछ सीख बांटने का, कहानियों का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। दास्तान, किस्से, कहानियाँ हमारे रग रग में बसी हुई हैं। मथुरा का पूरा कल्चर ही एक तरीके से भागवत से ही जाना जाता है, जो अपने आप में एक कथा है, एक कहानी जो पूरे जीवन को जीने का सार अपने आप में समाये हुए है। ऐसी ही बहुत रंग बिरंगी कहानियाँ और उनके अंदर के खजाने के बहुत बड़े सौदागर हैं हिमांशु वाजपेयी। मैं इनका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हिमांशु जी आज के फ्यूजन मीडिया लैंग्वेज के ज़माने में एक तरह के फोर रनर हैं। इन्होंने एक ऐसी चीज़ को जीवित किया है जो बहुत सालों से हिंदुस्तान के चलचित्र से मिट सी गई थी। दास्तान गोई। दास्तान गोई में एक तरह का पूर्ण विराम लगा था 1928 में। उसके रिवायती तरीके को करने वाले जब आखिरी फनकार खुद फना हो गए। 2005 में इसका रिवाइवल हुआ और जो मॉडर्न दास्तान गोई है वो इनके ज़िक्र के बिना पूरी नहीं होती। हिमांशु जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें दास्तान गोई, किस्सा गोई के बारे में कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया पूर्वा जी। मथुरा में आप लोग जो मौजूद हैं और ख़ास तौर पर प्रभाकेतन फाउंडेशन, मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है ये जो कलम का इनिशिएटिव है प्रभाकेतन फाउंडेशन का। बहुत सारे शहरों में ऐसे आत्मीय प्रोग्राम जिनमें सुकून से बात हो सके और शहर के जो चुनिंदा लिखने पढ़ने वाले लोग हैं उनके बीच में आप कुछ बात कह सकें, तो ये मौका देने के लिए प्रभाकेतन फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया। मैं जो सवाल आपका है दास्तान गोई, किस्सा गोई, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, वाचिक परंपरा, ओरल ट्रेडिशन, ज़बानी रिवायत। और ये जो हिंदुस्तान की ज़मीन है इसमें ये बेसिकली कहानियों की सरज़मीन है। तो दास्तान गोई एक ऐसी रिवायत थी, एक मध्यकालीन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन था जो कि बहुत पॉपुलर था एक ज़माने में, लेकिन फिर जैसे समय की तब्दीलियां होती हैं उसके मुताबिक फिर वो एक तरीके से मिट सा गया। और उसके बाद कई बरस तक अगले वो मिटा ही रहा, लेकिन फिर 2005 के आसपास उसका रिवाइवल हुआ और उसके बाद एक कारवां शुरू हुआ लोगों का जिन्होंने दास्तानें दोबारा से सुनानी शुरू की। तो उन तमाम लोगों में एक नाम मेरा भी है। हमसे पहले बहुत सारे लोग शुरू कर चुके थे और हमारे बाद भी बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, तो कहीं बीच में हमने भी कुछ काम किया। तो ये जो दास्तान गोई है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना एक लफ्ज़ है, दास्तान और गोई। दास्तान यानी कि कहानी, गोई यानी कि कहना या सुनाना। अब दास्तान कहानी तो है लेकिन एक ख़ास किस्म की कहानी है। दास्तान एक तवील कहानी है, एक लंबी कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती है और कई कई दिन, कई कई रात, कई कई हफ्तों, कई कई महीनों, कई कई सालों तक लगातार सुनाई जाती है। तो दास्तानें बहुत मशहूर हुई। मसलन आप सब जानते हैं अलिफ लैला एक दास्तान ही है। तो जो सबसे मशहूर दास्तान हुई वो हुई दास्तान अमीर हमज़ा, जिसमें अमीर हमज़ा के किस्से सुनाए जाते हैं। तो ये तो रिवायती दास्तान थी। 1928 में जब रिवायती दास्तान गोई ख़त्म हो गई, आखिरी बड़े पेशेवर दास्तान गो मीर बाकर अली देहलवी के इंतकाल के बाद और फिर उसके बाद 2005 में यानी तकरीबन 80 सालों के बाद जब वो दोबारा से रिवाइव हुई, तो अब एक ख़ास बात ये हुई कि रिवायती दास्तानें तो सुनाई ही जाती रहीं, लेकिन अब
मॉडर्न दास्तान गोई शुरू हुई तो उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज और मॉडर्न टॉपिक्स पे भी दास्तानें की गई। मसलन जब हमने दास्तान करना शुरू किया तो हमारी पहली दास्तान थी मजाज लखनवी, जो कि उर्दू के मशहूर शायर हैं। बॉलीवुड रेफरेंस जिन लोगों को चाहिए उनके लिए ये कि जावेद अख्तर के मामू हैं वो, तो उर्दू के कीट्स कहे जाते हैं। तो और मजाज का एक ताल्लुक़ आगरा से भी था, क्योंकि आगरा में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की थी। तो मजाज की दास्तान हमने सुनाई। उसके बाद एक आम की दास्तान हमारी बड़ी मशहूर हुई, जिसमें आम के बहाने से एक सोशो पॉलिटिकल सटायर भी था और आम की क्या मौजूदगी है हमारे समाज में उस पर एक उसको दास्तानवी अंदाज में पेश किया गया था। तो ये सारी की सारी मॉडर्न दास्तानें हैं। मसलन हमने साहिर लुधियानवी पर दास्तान सुनाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, काकोरी एक्शन पर हमारी दास्तान, कैफी आज़मी पर हमारी दास्तान, मीराबाई, कबीर, खुसरो, तुलसीदास, महाराणा प्रताप, हॉकी प्लेयर केडी सिंह बाबू। ये सारी दास्तानें जो हैं ये मॉडर्न दास्तानें हैं जो हमने मॉडर्न टॉपिक्स को दास्तान गोई के अंदाज में पेश किया। तो अब 10 साल हो गए हमको कहानियाँ सुनाते हुए। 2014 में हमने शुरू किया था ये सफ़र। तो 10 सालों में 30 से ज़्यादा दास्तानें सुनाई हैं और 500 से ज़्यादा शो किए हैं। तो एक कोशिश है कि जो सुनने सुनाने का हमारे यहाँ कल्चर था, ख़ास तौर पे ज़बानी रिवायत को जो अहमियत हासिल थी, उसको एक बार दोबारा हासिल किया जा सके। ख़ास तौर पे उस दौर में जबकि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो 30 सेकंड और 60 सेकंड का हुआ है रील्स के दौर में हमें। और यहाँ एक ऐसी फॉर्म की बात है जो कि जिसकी पहचान ही थी लॉन्ग नैरेटिव की, यानी कि जो सुनाई ही जाती थी कई कई रात और कई कई हफ्तों और कई कई सालों तक। तो ये एक प्रयोग है जिसमें आप लोगों के सहयोग से देखते हैं कितना आगे काम होता है। मास कंजम्पशन के लिए मीडिया बनता है और टाइम स्पैन के हिसाब से एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दास्तान गोई अफ़ीम खानों में बड़ी फेमस थी। उसके लिए एक स्पेशल माहौल तैयार होता था, लोग अफ़ीम खाते थे, साकी नामा पढ़ा जाता था कि भाई जो इंसान हमें साकी पिला रहा है पहले उसकी वाहवाही करी जाए। तो दास्तान गोई के इस पहलू पे भी कुछ बताइए हिमांशु जी। जी, वो इसलिए ऐसा होता था क्योंकि जो रिवायती दास्तानें थी उनमें कल्पना की उड़ान उसको बड़ा महत्व था। यानी कि जिस दास्तान गो की कल्पना की उड़ान जितनी ऊंची होगी उतना ही वो अच्छा माना जाता था। अब क्या है कि हमारे यहाँ रिवायती तौर पर ये माना जाता है कि इंसान का तख़य्युल तब तक परवाज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसमें एक तरह की गफलत ना हो या एक तरह की बेख्याली ना हो। यानी कि जब इस दुनिया से जब तक वो कटेगा नहीं तब तक वो दूसरी दुनिया में जो दुनिया तख़य्युल की है उसमें पहुँचेगा नहीं। तो इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने का जो वसीला होता था वो साखी की चीज़, यानी जिसे हम शराब कहते हैं, वो होती थी, या फिर अफीम जिसे हम कहते हैं वो होती थी। तो इसीलिए पुराने ज़माने में जो हमारे यहाँ असल में क्या हुआ कि जितनी हमारी लिटरेरी फॉर्म्स हैं, उर्दू में हो हिंदी में हो, अगर हिंदी में थी तो उसमें हम वाणी वंदना करते थे या गणपति वंदना करते थे या मंगलाचरण करते थे। उर्दू में हमद या नात और इस तरह की चीज़ें होती थी और उसके बाद शायर जो है वो अपनी चीज़ की बाकायदगी से शुरुआत करता था। अब ये दास्तान गो जो होते थे इन्होंने एक दूसरी राह पकड़ी। तो दास्तान गो अपनी दास्तान शुरू करने से पहले साखीनामा पढ़ते थे। साखीनामा यानी कि शराब पीने वाले की तारीफ। तो साखीनामा वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि साखी से वो ये अर्ज करते थे कि जो हमारी दास्तान है उसमें तुम ऐसी शराब पिलाओ कि वो दास्तान हमारी एकदम चमक जाए। तो मैं आपको एक साखीनामा सुनाता हूँ जो कि 1850s में लिखा गया था, यानी आज से 150 साल पहले का है। मोहम्मद हुसैन जाह ने उसे लिखा था। और असल में आप देखें कि वो साखीनामा ज़रूर है लेकिन शराब ये दुनियावी शराब नहीं है। उस शराब में शायर किसी और शराब की बात कर रहा है। तो नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों के छकाने वाले साकी,
आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादाए नाब, वो जाम के जो रश के जाम जम हो, वो मैं के न जिसका नशा कम हो, वो नशा के जो दिखलाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग, वो आज पिला दे जाम साकी कि जिसमें हो तेरा नाम साकी, अखली में सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहें मेरे सुखनवर, जीनत देह बागे कामरानी, ए जाह बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी ज़बां से, हर सफ़ा न कम हो बोस्तां से, मुश्ताक हैं अहले बज़्म ए जाह, सब देख रहे हैं देर से राह, सो आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये यानी कि वो दास्तान को बार बार कह रहा है कि मुझे ऐसी शराब पिलाओ कि जब मैं बोलूं तो ऐसा लगे कि मुंह से फूल झड़े, और जो हर सफ़ा है, वो जो शेख सादी जो पर्शियन का सबसे बड़ा शायर है, उसका एपिक है बोस्तां, तो वो कह रहा है मैं ऐसी दास्तान सुनाऊं कि जिसका हर एक पन्ना अपने आप में एक बोस्तां के बराबर हो। तो ये साकीनामा इसकी एक रिवायत है। जो मॉडर्न साकीनामा है या इंडिया में भी जो साकीनामा रहा, उसका गढ़ लखनऊ रहा। लखनऊ और लखनवी मिजाज, लखनवी कढ़ाई, लखनवी खाना, लखनवी हर बात नफासत बड़ी थी। हिमांशु जी, लखनऊआ क्या है? नहीं, लखनऊआ मेरी तो किताब का नाम है किस्सा लखनऊआ। तो बेसिकली क्या है कि लखनवी जब हम कहते हैं तो एक ख़ास तरह से एक दायरा बन जाता है जिसमें कुछ ख़ास तरह की बातें, यानी नवाबी बातें, नवाबी क़िस्से और एक ख़ास तरह का एलीट कल्चर है। लखनऊ जब हम कहते हैं तो लखनऊ के जो तमाम आवाम जो हैं, आम लोग जो हैं, उन्होंने जो कल्चर को जिस तरह से बचाया बनाया, उनके क़िस्से हैं। तो लखनऊआ एक ज़रा उसमें एक तरह का भदेसपन है, एक अवामी उसका चेहरा है। लेकिन कुल मिलाकर लखनवी हो या लखनऊआ हो, ये एक ही शहर की रंगारंगी है, उसी की बातें हैं। और लखनऊ, जिसे हम कहेंगे शाम अवध जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो लखनऊ शाम अवध का तो ये किस्सा है कि शहरों का अपना अपना मिजाज होता है। तो जैसे बनारस को आप देखें तो आपको सुबह जो बनारस दिखेगा वो अलग है, वो बनारस सुबह का ही शहर है। तो लखनऊ अपने आप में शाम का शहर है। वो लखनऊ, अगर आपको लखनऊ में लखनऊ देखना है तो वो शाम को दिखेगा। तो उसकी शाम बहुत मशहूर रही, उसके बड़े क़िस्से भी रहे। मैं कुछ सुना भी दूंगा आपको अगर आप कह देंगी तो। जी ज़रूर। तो जैसे मैं ये प्रोग्राम, आम तौर पे जो कलम के प्रोग्राम हमने किए वो बहुत टाइम शुरू हो जाते हैं। ये चूँकि मथुरा में पहला है तो एक धीरे धीरे ये भी बिल्कुल टाइम पे आ जाएगा। लेकिन मुझे ये लगा कि लखनऊ की एक ख़ासियत है, वो है इसकी आहिस्तगी, आहिस्ता मिजाजी। यानी लखनऊ में लोग ये मान के चलते हैं कि अच्छा 4 बजे का प्रोग्राम है, 4:30 बजे शुरू होगा। तो बाकी जगह भी अब ये होता है, लेकिन लखनऊ में ये लाजिमी तौर पर समझा जाता है, क्योंकि जो लखनऊ के लोग हैं वो इसे लखनवियत का जुज़ मानते हैं कि उनकी लखनवियत साबित कैसे होगी, उनकी आहिस्तगी से होगी। तो क्या हुआ, मैं यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में एक टेलर मास्टर थे, तो वो बड़े लखनवी थे। इतने लखनवी थे कि उनके बारे में ये मशहूर था कि अगर आप उन्हें 2024 में कोई कपड़ा सिलने के लिए दें तो 2030 आते आते वो उस कपड़े को सिलने का ख्याल अपने जी में लाने की कोशिश करेंगे। अब एक बार उनके पास एक नवाब साहब आए, बड़े गुस्से में जाओ जलाल के साथ गज़बनाक होकर छड़ी घुमाते हुए, और टेलर मास्टर को बहुत डांटा। अब जब डांटा तो आवाज़ ऊंची हो गई। अभी ऊंची आवाज़ में बात करना उस ज़माने में लखनऊ में मायूब समझा जाता था, घटिया समझा जाता था। जब डांट खा के रुस्वा होके ये टेलर मास्टर अपने घर में दाखिल हुए, चूँकि दुकान जो थी वो घर से लगी हुई थी, तो इनकी बेगम ने इनसे पूछा कि ये कौन था जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। तो ये बेचारे बड़े इंकिसार से, बड़ी विनम्रता से बोले
कि नहीं मैं ही खतावार हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ। एक नवाब साहब हैं, उनसे 6-7 बरस पहले शेरवानी सिलने के लिए कपड़ा लिया था और इतने साल हो गए सिल के नहीं दे पाया। वो बेचारे बार बार इसरार भी करते रहे, तो अब की आए थे और उन्होंने कहा है कि अगर इस साल तुमने शेरवानी सिलकर नहीं दी तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। अब इतना सुनना था कि टेलर मास्टर की बेगम ने अपने मियाँ का यानी टेलर मास्टर का गिरेबान पकड़ा, 3-4 कंटाप मारे और कहा इतना अर्जेंट कस्टमर लेने की जरूरत क्या थी। तो ये लखनऊ वाले अर्जेंट कस्टमर नहीं लेते। तो ये आहिस्तगी जो है, ये लखनऊ की जो चंद खुसूसियात है, जो कुछ विशेषताएं हैं, उनमें शामिल है। बहुत किस्से हैं इसके। वो एक साहब थे, वो बड़े सुकून में रहते थे, कोई काम नहीं करते थे, तो उनसे पीयर प्रेशर बनाया लोगों ने कि भैया तुम ये खाली मज़े लेते हो ज़िंदगी के, कुछ काम भी कर लो, काम भी करना ज़रूरी है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने पूछा भाई क्या काम कर ले। तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि ऐसा है, लखनऊ जो है खाने पीने के शौकीनों का शहर है, तुम कबाब पराठे की दुकान खोल लो, कोई और काम यहाँ चले ना चले, ये दुकान हमेशा चलेगी। ठीक है साहब। उन्होंने दुकान खोल ली, दुकान सजा के बैठे। पहले ही दिन कि कुत्ता आया और पराठा लेके भागा। अब लोग चिल्लाए कि अरे कुत्ता पराठा ले गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इनको पता चला तो इन्होंने लखनवी अंदाज में कहा अम्मा छोड़िए, अभी कबाब लेने आएगा तब पकड़ेंगे। तो लखनऊ, हम तमाम शहर के किस्से होते हैं, मथुरा के भी होंगे, कानपुर के भी होते हैं, आगरा के भी होंगे। लखनऊ के किस्सों में एक तरह की यूनिवर्सल अपील है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि एक ब्रांडिंग लखनऊ की इस तरह से हुई कि उसमें लखनऊ के किस्से एक ख़ास तरह के कल्चर की अलामत बन गए। तो उसमें कुछ विशेषताएं हैं लखनऊ की, ज़बान है, खान पान है, तहज़ीब है, आहिस्ता मिजाजी है, उसका अपना जो फ़ाइन आर्ट्स का पूरा एक सरमाया है, एक कल्चरल लेगेसी है, वो है, शायरी है। तो ये कुछ ख़ासियतें ऐसी हैं कि जिनसे हमारे सामने एक लखनऊ का एक नक्शा खिंचता है। तो हिमांशु जी, जैसे दास्तानों की रिवायतें बहुत थी, जो रिवायती दास्तान है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पर जो मिजाज लखनऊ का आप हमें बता रहे हैं वो तो रिवायतों में बनने वाला लग नहीं रहा। तो मॉडर्न दास्तानों में इन रिवायतों को आपने कैसे तोड़ा और उसमें वो कशिश कैसे बरकरार रखी रिवायतों को तोड़ के? नहीं, हमने रिवायतों को तोड़ा नहीं। मॉडर्न दास्तान गोई में हमने क्या किया कि दास्तान गोई की जो एक संवेदना थी वो हमने रिवायती दास्तान से ली, लेकिन उसमें जो कंटेंट भरा वो मॉडर्न था। यानी कि दास्तान को दास्तान क्या चीज़ बनाती है, इस पर बहुत बहस हुई हमारे यहाँ। तो फारूकी साहब ने कहा कि दास्तान को दास्तान दास्तानवी फ़िज़ा बनाती है। अब हमने कोशिश ये की कि जब हम मॉडर्न कहानी भी पेश करें तो उसमें एक तरह की रिवायती फ़िज़ा हो, एक माहौल उसमें जो हो रिवायती हो। यानी कि जब हम कोई मॉडर्न दास्तान भी पेश करें तो सुनने वालों को ये समझ में आए कि ये जो चीज़ वो सुन रहे हैं ये असल में सुनने वाली चीज़ है, ये कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है जिसे सुनाया जा रहा है। यानी कि हमारे यहाँ शास्त्रीय तौर पर सुनी हुई चीज़ और लिखी हुई चीज़ में फ़र्क होता था। लिखना तो इंसान ने बहुत बाद में सीखा, सुनना और कहना बहुत पहले सीखा। और इसीलिए हमारे यहाँ हर मौसम की, हर त्योहार की, हर ऋतु की, हर मौके की कहानियाँ हैं। हमारे तो सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब कथाओं में कहे गए। वो इसीलिए कहे गए क्योंकि इंसान सारे तथ्य भूल जाता है, सब ज्ञान भूल जाता है, लेकिन कहानी नहीं भूलता। और कहानी भी अगर भूल जाए तो उस कहानी ने उसे एहसास क्या दिया था वो नहीं भूलता। और आखिर में हम ये मानते हैं कि हर चीज़ अंत में कहानी ही हो जाती है। तो कोशिश हमने ये की मॉडर्न दास्तान गोई करते हुए भी कि उसमें जो फिज़ा रहे, जो माहौल रहे, वो रिवायती दास्तान का रहे। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे बताया जाए,
सो मिसाल के तौर पर जैसे हमने सुनाई झांसी की रानी की दास्तान, तो झांसी की रानी की दास्तान एक मॉडर्न दास्तान है, लेकिन वो कैसे शुरू होती है कि बारात में दूल्हा, चमन में गुल, फूल में खुशबू, जिस्म में रूह, आंख में नूर, दिल में सुरूर, सीपी में मोती और नाव में लंगर की जो शान होती है, वही शान हिंदुस्तान की शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। तो ये जो पूरा एक अंदाज है बात को कहने का, लिखी हुई भाषा में हमें ये बताया जाता है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करो। बोली हुई जो दास्तान है, खास तौर पे जो रिवायती दास्तान है, उनको अगर आप पढ़ें तो एक सेंटेंस जो है वो पता चलता रहता है एक पेज तक। तो ये जो हमारे यहाँ रिवायती दास्तान में ये माना जाता था कि दास्तान ऐसी होनी चाहिए कि गोया तहरीर में लुत्फ तकरीर हो, यानी कि लिखी हुई बात भी अगर कोई है तो उसमें सुनी हुई बात का मज़ा हो। तो बस ये एक फार्मूला जो है ये हमने इस्तेमाल किया, और एक तरीके से शरीर जो है वो हमने रखा रिवायती दास्तान का, लेकिन उसमें आत्मा जो है वो मॉडर्न दास्तान की थी। जो आपकी बहुत रिनाउंड और प्राइज विनिंग बेस्ट सेलर किताब है किस्सा किस्सा लखनऊ, इसमें एक आपकी पर्सनालिटी की बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है कि एज अ स्मॉल चाइल्ड आप बहुत ही क्यूरियस रहे होंगे। आपने ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ा है बारीकी से जो कि एक इनोसेंट बच्चा ही अपनी आंखों से देख सकता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन कहानियों का सिलसिला कैसे चालू हुआ और ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये जो किताब है किस्सा किस्सा लखनऊ, लखनऊ के अवामी किस्से, ये असल में ऐसा था कि हम राजा बाज़ार एक इलाका है पुराने लखनऊ में, चौक से लगा हुआ, वहाँ पैदा हुए। अब लखनऊ के किस्से, नवाबी किस्से बहुत मशहूर थे, और उसमें कई बहुत गलत किस्से भी थे जो एक तरीके का गलत स्टीरियोटाइप लखनऊ के बारे में पेश करते थे, जिनका ऐतिहासिकता से भी कोई सीधा संबंध नहीं था। तो हमें ये लगा कि यार क्या लखनऊ में सब नवाबी थे क्या, या सिर्फ तालुकेदार ही थे, या सिर्फ राजे महाराजे ही थे? तो लखनऊ के आम लोगों के किस्से कहाँ हैं? तो फिर एक कोशिश हुई कि एक किताब ऐसी बने जिसमें लखनऊ के आम लोगों के किस्से जमा किए जाएं। तो फिर इस किताब में लखनऊ के रिक्शे वालों के, बावर्चियों के, फनकारों के, शायरों के, पागलों के, रंगरेज़ों के, इस तरह के लोगों के किस्से हैं। इसमें नवाबों के भी कुछ किस्से अगर हैं तो उन किस्सों का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, वो एक आम आदमी है। तो किस्से की ये जो किताब है इसका ख्याल तो ऐसे ही बना था कि एक किताब ऐसी हो जिसमें लखनऊ के तमाम किस्से जमा किए जाएं और किस्सों के ज़रिए लखनऊ का एक चेहरा बनाया जाए। यानी लखनऊ पर किताब लिखी जाए तो तमाम तरह से लिखी जा सकती है, बहुत एकेडमिक किताब लिखी जा सकती है, कोई हिस्टोरिकल किताब लिखी जा सकती है, तमाम तरह से लिखी जा सकती है। हमने ये सोचा, चूँकि बचपन से एक शहर के इश्क का तीर नीमकश जो है वो कहीं दिल में धंस गया था जाकर, तो ये लगा कि एक किताब ऐसी लिखी जाए कि अगर किसी को वो ज्ञान नहीं चाहिए, वो आंकड़े नहीं चाहिए, वो रूखी इबारत नहीं चाहिए, और कोई मेरी तरह किस्सों का शहदाई अगर है तो उसको तमाम किस्से एक जगह मिल जाएं। तो क्या है, मेरी तो ज़िंदगी भर का ये एक ज़िंदगी भर की जुस्तजू थी लखनऊ की, क्योंकि बचपन से लखनऊ से एक तरह की लगावट हो गई थी, तो किताबें इकट्ठा करना, पढ़ना। तो फिर कोशिश ये हुई कि तमाम किस्से एक किताब में जमा हों। तो वो एक कोशिश ये थी, और मेरी उम्मीद से ज़्यादा किताब ये चल गई। मतलब हमें अभी भी जो हमसे कोई पूछता है कि लखनऊ पे कौन सी किताब, चौथा नहीं है, 8वां है ये। अच्छा। और कोई पूछता है हमसे कि कौन सी किताब पढ़ी जाए लखनऊ पर, तो हमेशा हम ये कहते हैं कि शरर की किताब जो गुज़िश्ता लखनऊ है वो बेसिक किताब है लखनऊ पर, और उससे अच्छी किताब कोई नहीं है। ये किताब हिट हो गई ज़्यादा, लेकिन इसमें भी शरर की किताब ही इसका भी मूल आधार है। तो हिमांशु जी, जब हम लखनऊ को देखते हैं ना, तो एक कॉफ़ी टेबल बुक भी होती है, इमाम बाड़ा और ये सुंदरता और ये चीज़ें। आपकी किताब में दरारें, गलियाँ, धूप,
छाव, खुशबू सब है। तो अपने आप में ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न लव लेटर टू लखनऊ, जो लखनऊ में रहता है, जो लखनऊ में घूमा है, जिसने वहाँ की धूप महसूस करी है, वहाँ की छाँव में मज़े लिए हैं, वो इस किताब को लिख सकता था। एवरीबडी इज़ वेलकम टू गेट अ कॉपी एंड रियली इन्जॉय दिस। एक आपकी शख्सियत की बहुत बड़ी बात ये भी रही है कि आपने चिल्ड्रंस बुक भी ट्रांसलेट करी है, उस के बारे में कुछ बताइए। नहीं, वो हमारी दोस्त हैं सुरन्या अय्यर, तो उनकी किताब थी इंग्लिश में, उनकी 2 किताबें थीं बच्चों के लिए, और वो बड़ी जुनूनी हैं, बच्चों को लेकर काम करती हैं। तो उनका ये था कि यार ये हमने किताब तो लिख दी, लेकिन ये हमारी तरह के ही जो बच्चे हैं, यानी इंग्लिश मीडियम बच्चे, सिर्फ उन तक पहुँचे कि हम चाहते हैं कि थोड़ा ये जो कहानियाँ हैं ये पहुँचें हिंदी के बच्चों तक। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदी में जैसे होनी चाहिए वैसे तो हम नहीं लिख सकते, तो हमने कहा इसको हम कर देते हैं ट्रांसलेट। तो फिर वो इस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट हुई वो किताबें, और जब हो कर के आई तो जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ी हैं उनका ये कहना था कि हिंदी में ये कहानी ओरिजिनल कहानी लगती है, जबकि कहानी वो सुरन्या की है, हमने सिर्फ ट्रांसलेट किया है। लेकिन 2 भाषाओं में जो तहजीबी फ़र्क है, जो सांस्कृतिक विभेद है दोनों भाषाओं में, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन किया गया। तो वो ट्रांसलेशन लगता नहीं है, वो ओरिजिनल किताब लगती है, लेकिन वो सुरन्या की अपनी कोशिश है। जी हिमांशु जी, आपने एक टेड टॉक भी दिया जो कि यंग ऑडियंसेस में बहुत फेमस हुआ है, जिसका टॉपिक रहा मैं तो अपने हिसाब से वर्ड्स में बोल रही हूँ, दोस्तियों की इम्पोर्टेंस या दोस्तों की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। तो उस टेड टॉक के बारे में भी कुछ बताइए, और आपके दिल के इतना करीब क्यों है ये टॉपिक? नहीं, वो इसलिए है क्योंकि हम बहुत ही एक छोटा स्कूल था लखनऊ में, अभी भी है, वो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, हिंदी मीडियम स्कूल, वहाँ के पढ़े हुए। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो एक अजीब तरह का शहर का इश्क लग गया था सीने से, और वो किसी को समझ ही नहीं आता था कि क्या होगा इस लड़के का, कि ये शहर, ये लखनऊ करता है, और ये तो आज ज़माना ऐसा आ गया कि यहाँ तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अपनी बात आप कह सकते हैं, और स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक फुल टाइम प्रोफेशन बन गया, ओपन माइक्स आ गए और तमाम चीज़ें आ गई। वरना उस ज़माने में शहर से अगर आपको इश्क है तो इस इश्क से क्या होगा, वो भी उस ज़माने में जब इश्क को ही ख़राब चीज़ समझा जाता था, वो जहाँ यही नहीं पता था कि इश्क करने वालों का क्या होगा, तो वहाँ शहर से इश्क करने वाले तो कहाँ आएंगे। तो वो एक मुश्किल दौर था। लेकिन वो जो टेड टॉक जिसकी आपने बात की, वो उसी सफ़र के बारे में है, कैसे शहर के इश्क ने हमको बचा लिया। मगर अगर ये शहर का इश्क ना होता तो शायद हम रायगां हो गए होते। जैसे हिंदुस्तान में बेशुमार बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की जद्दोजहद में कहीं बिखर जाते हैं, बिसर जाते हैं, उसी तरह से। लेकिन कैसे लखनऊ ने हमको बचा लिया, तो उस जो टेड टॉक है उसका जो सार है वो यही है कि भाई आपका किसी भी चीज़ से अगर ट्रू कनेक्शन है तो वो कनेक्शन अपने आप में सच्चा है, उसे किसी तरह के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और एक वक्त के बाद जो वक्त है वो उसे खुद ही वैलिडेट करेगा। वो उसकी मेन बात थी कि मेरे जैसा आदमी एक ज़माने में ये किस्से सुनाया करता था, तो चूँकि वक्त नहीं था तो लोगों को लगता था ये क्या करता है ये। फिर यही किस्से अब हम बहुत पैसा लेके सुनाते हैं तो लोग सुनते हैं और कहते हैं वाह क्या बात कही। तो ऐसा है। अंकित, ब्रज कल्चर के बारे में आप कितना जानते हैं और कितने पैरेलल्स लखनऊ और ब्रज में आप देख पाते हैं? देखिए, अंकित हमारे दोस्त थे जिनको ये किताब डेडिकेटेड है। मैं हिमांशु हूँ। कोई नहीं। तो नहीं, ये मैंने इसलिए भी कहा कि अंकित चड्ढा ही वो शख्स थे जो मुझे दास्तान में लाए, तो मुझे अच्छा लगा कि अंकित का जिक्र आया। ब्रज और आपने क्या अवध की बात की, तो देखिए हमारे यहाँ कविता में, हिंदी कविता जिसे हम मानते हैं, वो असल में उसकी शुरुआत ब्रज की कविता से है। और ब्रज की कविता की जो भाषा है, हालांकि अब हम अवधि वाले ये कहते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधि में लिखा इसलिए, लेकिन बहुत सदियों तक
जो काव्य की भाषा है वो ब्रज को माना जाता रहा। और इसीलिए ब्रज में ख़ास तौर पे जिसने ब्रज की कविता को पढ़ा है वो ये बात जानता है कि ब्रज एक ऐसी भाषा है जो कविता की भाषा है, यानी उसमें जितना लोच है और जितना माधुर्य है और जिस तरह से कवियों के यहाँ वो सहजता से बहती है, वो एक हैरान कर देने वाली, मतलब आपने अगर ब्रज के, आप लोग तो ब्रज में रहते हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। मैं तो मथुरा पहली बार आया हूँ, लेकिन अगर आप कविता को समझते हैं और फिर आप ब्रज की कविता पढ़ते हैं तो आप दंग रह जाएंगे कि यार ये किस तरह से कविता हुई और कितनी महान कविता यहाँ हुई है। तो कविता की तो सिर्फ एक बात है, उस बहाने से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा ब्रज का पूरा क्षेत्र है, मसलन मेरे दिमाग में चूंकि हमने कविताओं से सीधा ताल्लुक़ रहा है, इसलिए ब्रज की पूरी छवि ही उस माधुर्य की है। यानी मेरे लिए ब्रज पर्याय है एक मिठास का। वो शायद इसलिए भी है कि जो कृष्ण का काव्य है हमारे यहाँ, उसमें एक तरह का माधुर्य है और एक तरह की श्रृंगारिकता है, वो जो हमें सूरदास के पदों में भी मिलती है और रसखान के यहाँ भी मिलती है और तमाम जो कृष्ण भक्ति शाखा के हमारे कवि हैं उनके यहाँ मिलती है। लेकिन कुल मिला के एक रस वर्षा है जो ब्रज का ख्याल मन में लाते ही हमारे मानस पटल पर होती है। तो मेरे लिए ब्रज ये है। और अवध की जो आपने बात की, ये कृष्ण की ज़मीन है, तो यहाँ आपको मुहावरों में, प्रथाओं में, अवसरों पर हर जगह कृष्ण की एक छाप आपको दिखेगी। हमारे यहाँ अवध में क्या है, इसी तरह से राम है, तो वो राम की ज़मीन है और हमारा शहर लक्ष्मण जी का शहर है, लखनऊ। तो वो एक अवध का अपना एक सांस्कृतिक पटल है। तो इन दोनों को जब हम देखते हैं, लखनऊ हो या ब्रज हो या अवध हो, हमें ये समझ में आता है कि ये जो हमारा देश है ये कितना धनी है कुछ चीज़ों में, कि हर क्षेत्र की अपनी एक परंपरा है और वो परंपरा ऐसी नहीं है कि साल 2 साल 10-20 साल की हो, वो कई 100 सालों की है। और कई 100 सालों में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने उस पूरे क्षेत्र को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाके खड़ा कर दिया है कि वो उस पर अगली कई सदियों तक बात होती रहेगी। तो एक समानता हिमांशु जी ये भी दिखती है कि दोनों कल्चरों में गंगा जमुनी हमने दास्तान करना शुरू किया तो हमारी पहली दास्तान थी मजाज लखनवी, जो कि उर्दू के मशहूर शायर हैं। बॉलीवुड रेफरेंस जिन लोगों को चाहिए उनके लिए ये कि जावेद अख्तर के मामू हैं वो, तो उर्दू के कीट्स कहे जाते हैं। तो और मजाज का एक ताल्लुक़ आगरा से भी था, क्योंकि आगरा में उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की थी। तो मजाज की दास्तान हमने सुनाई। उसके बाद एक आम की दास्तान हमारी बड़ी मशहूर हुई, जिसमें आम के बहाने से एक सोशो पॉलिटिकल सटायर भी था और आम की क्या मौजूदगी है हमारे समाज में उस पर एक उसको दास्तानवी अंदाज में पेश किया गया था। तो ये सारी की सारी मॉडर्न दास्तानें हैं। मसलन हमने साहिर लुधियानवी पर दास्तान सुनाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, काकोरी एक्शन पर हमारी दास्तान, कैफी आज़मी पर हमारी दास्तान, मीराबाई, कबीर, खुसरो, तुलसीदास, महाराणा प्रताप, हॉकी प्लेयर केडी सिंह बाबू। ये सारी दास्तानें जो हैं ये मॉडर्न दास्तानें हैं जो हमने मॉडर्न टॉपिक्स को दास्तान गोई के अंदाज में पेश किया। तो अब 10 साल हो गए हमको कहानियाँ सुनाते हुए। 2014 में हमने शुरू किया था ये सफ़र। तो 10 सालों में 30 से ज़्यादा दास्तानें सुनाई हैं और 500 से ज़्यादा शो किए हैं। तो एक कोशिश है कि जो सुनने सुनाने का हमारे यहाँ कल्चर था, ख़ास तौर पे ज़बानी रिवायत को जो अहमियत हासिल थी, उसको एक बार दोबारा हासिल किया जा सके। ख़ास तौर पे उस दौर में जबकि हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो 30 सेकंड और 60 सेकंड का हुआ है रील्स के दौर में हमें। और यहाँ एक ऐसी फॉर्म की बात है जो कि
जिसकी पहचान ही थी लॉन्ग नैरेटिव की, यानी कि जो सुनाई ही जाती थी कई कई रात और कई कई हफ्तों और कई कई सालों तक। तो ये एक प्रयोग है जिसमें आप लोगों के सहयोग से देखते हैं कितना आगे काम होता है। मास कंजम्पशन के लिए मीडिया बनता है और टाइम स्पैन के हिसाब से। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दास्तान गोई अफ़ीम खानों में बड़ी फेमस थी। उसके लिए एक स्पेशल माहौल तैयार होता था, लोग अफ़ीम खाते थे, साकी नामा पढ़ा जाता था कि भाई जो इंसान हमें साकी पिला रहा है पहले उसकी वाहवाही करी जाए। तो दास्तान गोई के इस पहलू पे भी कुछ बताइए हिमांशु जी। जी, वो इसलिए ऐसा होता था क्योंकि जो रिवायती दास्तानें थी उनमें कल्पना की उड़ान, उसको बड़ा महत्व था। यानी कि जिस दास्तान गो की कल्पना की उड़ान जितनी ऊंची होगी उतना ही वो अच्छा माना जाता था। अब क्या है कि हमारे यहाँ रिवायती तौर पर ये माना जाता है कि इंसान का तखय्युल तब तक परवाज नहीं कर सकता जब तक कि उसमें एक तरह की गफलत ना हो या एक तरह की बेख्याली ना हो। यानी कि जब इस दुनिया से जब तक वो कटेगा नहीं तब तक वो दूसरी दुनिया में, जो दुनिया तखय्युल की है, उसमें पहुंचेगा नहीं। तो इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने का जो वसीला होता था वो साखी की चीज, यानी जिसे हम शराब कहते हैं, वो होती थी, या फिर अफीम जिसे हम कहते हैं वो होती थी। तो इसीलिए पुराने ज़माने में जो हमारे यहाँ असल में क्या हुआ कि जितनी हमारी लिटरेरी फॉर्म्स हैं, उर्दू में हो, हिंदी में हो, अगर हिंदी में थी तो उसमें हम वाणी वंदना करते थे या गणपति वंदना करते थे या मंगलाचरण करते थे। उर्दू में हमद या नात और इस तरह की चीज़ें होती थी, और उसके बाद शायर जो है वो अपनी चीज़ की बाकायदगी से शुरुआत करता था। अब ये दास्तान गो जो होते थे, इन्होंने एक दूसरी राह पकड़ी। तो दास्तान गो अपनी दास्तान शुरू करने से पहले साखीनामा पढ़ते थे। साखीनामा यानी कि शराब पीने वाले की तारीफ। तो साखीनामा वो इसलिए पढ़ते थे क्योंकि साखी से वो ये अर्ज करते थे कि जो हमारी दास्तान है उसमें तुम ऐसी शराब पिलाओ कि वो दास्तान हमारी एकदम चमक जाए। तो मैं आपको एक साखीनामा सुनाता हूं जो कि 1850s में लिखा गया था, यानी आज से 150 साल पहले का है। मोहम्मद हुसैन जहाँ ने उसे लिखा था। और असल में आप देखें कि वो साखीनामा जरूर है, लेकिन शराब ये दुनियावी शराब नहीं है। उस शराब में शायर किसी और शराब की बात कर रहा है। तो नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों के छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादाए नाब, वो जाम के जो रश्के जाम जम हो, वो मैं के न जिसका नशा कम हो, वो नशा के जो दिखलाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग, वो आज पिला दे जाम साकी कि जिसमें हो तेरा नाम साकी, अखली में सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहे मेरे सुखनवर, जीनत देह बागे कामरानी, ए जाह बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी ज़बां से, हर सफ़ा न कम हो बोस्तां से, मुश्ताक हैं अहले बज़्म ए जाह, सब देख रहे हैं देर से राह, सो आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये यानी कि वो दास्तान को बार बार कह रहा है कि मुझे ऐसी शराब पिलाओ कि जब मैं बोलूं तो ऐसा लगे कि मुंह से फूल झड़े। और जो हर सफ़ा है, वो जो शेख सादी जो पर्शियन का सबसे बड़ा शायर है, उसका एपिक है बोस्तां। तो वो कह रहा है मैं ऐसी दास्तान सुनाऊं कि जिसका हर एक पन्ना अपने आप में एक बोस्तां के बराबर हो। तो ये साकीनामा इसकी एक रिवायत है। जो मॉडर्न साकीनामा है या इंडियन में भी जो साकीनामा रहा, उसका गढ़ लखनऊ रहा। लखनऊ और लखनवी मिजाज, लखनवी कढ़ाई, लखनवी खाना, लखनवी हर बात नफासत बड़ी थी। हिमांशु जी, लखनऊआ क्या है? नहीं, लखनऊआ मेरी तो किताब का नाम है किस्सा लखनऊआ। तो बेसिकली क्या है कि लखनवी जब हम कहते हैं तो एक ख़ास तरह से एक दायरा बन जाता है जिसमें कुछ ख़ास तरह की बातें, यानी नवाबी बातें, नवाबी क़िस्से, और एक ख़ास तरह
का एलीट कल्चर है। लखनऊ आज हम कहते हैं तो लखनऊ के जो तमाम आवाम जो हैं, आम लोग जो हैं, उन्होंने जो कल्चर को जिस तरह से बचाया बनाया, उनके किस्से हैं। तो लखनऊआ एक ज़रा उसमें एक तरह का भदेसपन है, एक अवामी उसका चेहरा है। लेकिन कुल मिलाकर लखनवी हो या लखनऊआ हो, ये एक ही शहर की रंगारंगी है, उसी की बातें हैं। और लखनऊ, जिसे हम कहेंगे शाम अवध जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो लखनऊ शाम अवध का तो ये किस्सा है कि शहरों का अपना अपना मिजाज होता है। तो जैसे बनारस को आप देखें तो आपको सुबह जो बनारस दिखेगा वो अलग है, वो बनारस सुबह का ही शहर है। तो लखनऊ अपने आप में शाम का शहर है। वो लखनऊ, अगर आपको लखनऊ में लखनऊ देखना है तो वो शाम को दिखेगा। तो उसकी शाम बहुत मशहूर रही, उसके बड़े किस्से भी रहे। मैं कुछ सुना भी दूंगा आपको अगर आप कह देंगी तो। जी ज़रूर। तो जैसे मैं ये प्रोग्राम, आम तौर पे जो कलम के प्रोग्राम हमने किए वो बहुत टाइम शुरू हो जाते हैं। ये चूँकि मथुरा में पहला है तो एक धीरे धीरे ये भी बिल्कुल टाइम पे आ जाएगा। लेकिन मुझे ये लगा कि लखनऊ की एक ख़ासियत है, वो है इसकी आहिस्तगी, आहिस्ता मिजाजी। यानी लखनऊ में लोग ये मान के चलते हैं कि अच्छा 4 बजे का प्रोग्राम है, 4:30 बजे शुरू होगा। तो बाकी जगह भी अब ये होता है, लेकिन लखनऊ में ये लाजिमी तौर पर समझा जाता है, क्योंकि जो लखनऊ के लोग हैं वो इसे लखनवियत का जुज़ मानते हैं कि उनकी लखनवियत साबित कैसे होगी, उनकी आहिस्तगी से होगी। तो क्या हुआ, मैं यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में एक टेलर मास्टर थे, तो वो बड़े लखनवी थे। इतने लखनवी थे कि उनके बारे में ये मशहूर था कि अगर आप उन्हें 2024 में कोई कपड़ा सिलने के लिए दें तो 2030 आते आते वो उस कपड़े को सिलने का ख्याल अपने जी में लाने की कोशिश करेंगे। अब एक बार उनके पास एक नवाब साहब आए, बड़े गुस्से में जाओ जलाल के साथ गजबनाक होकर छड़ी घुमाते हुए, और टेलर मास्टर को बहुत डांटा। अब जब डांटा तो आवाज़ ऊंची हो गई। अभी ऊंची आवाज़ में बात करना उस ज़माने में लखनऊ में मायूब समझा जाता था, घटिया समझा जाता था। जब डांट खा के रुस्वा होके ये टेलर मास्टर अपने घर में दाखिल हुए, चूँकि दुकान जो थी वो घर से लगी हुई थी, तो इनकी बेगम ने इनसे पूछा कि ये कौन था जो ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। तो ये बेचारे बड़े इंकिसार से, बड़ी विनम्रता से बोले कि नहीं, मैं ही खतावार हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ। एक नवाब साहब हैं, उनसे 6-7 बरस पहले शेरवानी सिलने के लिए कपड़ा लिया था और इतने साल हो गए सिल के नहीं दे पाया। वो बेचारे बार बार इसरार भी करते रहे, तो अब की आए थे और उन्होंने कहा है कि अगर इस साल तुमने शेरवानी सिल कर नहीं दी तो मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। अब इतना सुनना था कि टेलर मास्टर की बेगम ने अपने मियाँ का, यानी टेलर मास्टर का गिरेबान पकड़ा, 3-4 कंटाप मारे और कहा इतना अर्जेंट कस्टमर लेने की जरूरत क्या थी। तो ये लखनऊ वाले अर्जेंट कस्टमर नहीं लेते। तो ये आहिस्तगी जो है, ये लखनऊ की जो चंद खुसूसियात हैं, जो कुछ विशेषताएं हैं, उनमें शामिल है। बहुत किस्से हैं इसके। वो एक साहब थे, वो बड़े सुकून में रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। तो उनसे पीयर प्रेशर बनाया लोगों ने कि भैया तुम ये खाली मज़े लेते हो ज़िंदगी के, कुछ काम भी कर लो, काम भी करना ज़रूरी है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने पूछा भाई क्या काम कर ले। तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि ऐसा है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि एक ब्रांडिंग लखनऊ की इस तरह से हुई कि उसमें लखनऊ के किस्से एक ख़ास तरह के कल्चर की अलामत बन गए। तो उसमें कुछ विशेषताएं हैं लखनऊ की, ज़बान है, खान पान है, तहज़ीब है, आहिस्ता मिजाजी है, उसका अपना जो फ़ाइन आर्ट्स का पूरा एक सरमाया है, एक कल्चरल लेगेसी है, वो है, शायरी है। तो ये कुछ ख़ासियतें ऐसी हैं कि जिनसे हमारे सामने एक लखनऊ का एक नक्शा खिंचता है। तो हिमांशु जी, जैसे दास्तानों की रिवायतें बहुत थी, जो रिवायती दास्तान है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा,
पर जो मिजाज लखनऊ का आप हमें बता रहे हैं वो तो रिवायतों में बनने वाला लग नहीं रहा। तो मॉडर्न दास्तानों में इन रिवायतों को आपने कैसे तोड़ा और उसमें वो कशिश कैसे बरकरार रखी रिवायतों को तोड़ के? नहीं, हमने रिवायतों को तोड़ा नहीं। मॉडर्न दास्तान गोई में हमने क्या किया कि दास्तान गोई की जो एक संवेदना थी वो हमने रिवायती दास्तान से ली, लेकिन उसमें जो कंटेंट भरा वो मॉडर्न था। यानी कि दास्तान को दास्तान क्या चीज़ बनाती है, इस पर बहुत बहस हुई हमारे यहाँ। तो फारूकी साहब ने कहा कि दास्तान को दास्तान दास्तानवी फिज़ा बनाती है। अब हमने कोशिश ये की कि जब हम मॉडर्न कहानी भी पेश करें तो उसमें एक तरह की रिवायती फ़िज़ा हो, एक माहौल उसमें जो हो रिवायती हो। यानी कि जब हम कोई मॉडर्न दास्तान भी पेश करें तो सुनने वालों को ये समझ में आए कि ये जो चीज़ वो सुन रहे हैं ये असल में सुनने वाली चीज़ है, ये कोई लिखी हुई चीज़ नहीं है जिसे सुनाया जा रहा है। यानी कि हमारे यहाँ शास्त्रीय तौर पर सुनी हुई चीज़ और लिखी हुई चीज़ में फ़र्क होता था। लिखना तो इंसान ने बहुत बाद में सीखा, सुनना और कहना बहुत पहले सीखा। और इसीलिए हमारे यहाँ हर मौसम की, हर त्योहार की, हर ऋतु की, हर मौके की कहानियाँ हैं। हमारे तो सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब कथाओं में कहे गए। वो इसीलिए कहे गए क्योंकि इंसान सारे तथ्य भूल जाता है, सब ज्ञान भूल जाता है, लेकिन कहानी नहीं भूलता। और कहानी भी अगर भूल जाए तो उस कहानी ने उसे एहसास क्या दिया था वो नहीं भूलता। और आखिर में हम ये मानते हैं कि हर चीज़ अंत में कहानी ही हो जाती है। तो कोशिश हमने ये की मॉडर्न दास्तान गोई करते हुए भी कि उसमें जो फिज़ा रहे, जो माहौल रहे, वो रिवायती दास्तान का रहे। अब इसको एग्जाम्पल से कैसे बताया जाए? सो मिसाल के तौर पर जैसे हमने सुनाई झांसी की रानी की दास्तान, तो झांसी की रानी की दास्तान एक मॉडर्न दास्तान है, लेकिन वो कैसे शुरू होती है कि बारात में दूल्हा, चमन में गुल, फूल में खुशबू, जिस्म में रूह, आंख में नूर, दिल में सुरूर, सीपी में मोती और नाव में लंगर की जो शान होती है वही शान हिंदुस्तान की शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। तो ये जो पूरा एक अंदाज है बात को कहने का, लिखी हुई भाषा में हमें ये बताया जाता है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करो। बोली हुई जो दास्तान है, ख़ास तौर पे जो रिवायती दास्तान है, उनको अगर आप पढ़ें तो एक सेंटेंस जो है वो पता चलता रहता है एक पेज तक। तो ये जो हमारे यहाँ रिवायती दास्तान में ये माना जाता था कि दास्तान ऐसी होनी चाहिए कि गोया तहरीर में लुत्फ़ तकरीर हो, यानी कि लिखी हुई बात भी अगर कोई है तो उसमें सुनी हुई बात का मज़ा हो। तो बस ये एक फार्मूला जो है ये हमने इस्तेमाल किया और एक तरीके से शरीर जो है वो हमने रखा रिवायती दास्तान का, लेकिन उसमें आत्मा जो है वो मॉडर्न दास्तान की थी। जो आपकी बहुत रिनाउंड और प्राइज विनिंग बेस्ट सेलर किताब है किस्सा किस्सा लखनऊ, इसमें एक आपकी पर्सनालिटी की बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है कि एज अ स्मॉल चाइल्ड आप बहुत ही क्यूरियस रहे होंगे। आपने ऐसी ऐसी चीज़ों को पकड़ा है बारीकी से जो कि एक इनोसेंट बच्चा ही अपनी आंखों से देख सकता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन कहानियों का सिलसिला कैसे चालू हुआ और ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये जो किताब है किस्सा किस्सा लखनऊ, लखनऊ के अवामी किस्से, ये असल में ऐसा था कि हम राजा बाज़ार एक इलाका है पुराने लखनऊ में, चौक से लगा हुआ, वहाँ पैदा हुए। अब लखनऊ के किस्से, नवाबी किस्से बहुत मशहूर थे और उसमें कई बहुत गलत किस्से भी थे जो एक तरीके का गलत स्टीरियोटाइप लखनऊ के बारे में पेश करते थे, जिनका ऐतिहासिकता से भी कोई सीधा संबंध नहीं था। तो हमें ये लगा कि यार क्या लखनऊ में सब नवाबी थे क्या, या सिर्फ तालुकेदार ही थे, या सिर्फ राजे महाराजे ही थे? तो लखनऊ के आम लोगों के किस्से कहाँ हैं? तो फिर एक कोशिश हुई कि एक किताब ऐसी बने जिसमें लखनऊ के आम लोगों के किस्से जमा किए जाएं। तो फिर इस किताब में
लखनऊ के रिक्शे वालों के, बावर्चियों के, फनकारों के, शायरों के, पागलों के, रंगरेज़ों के, इस तरह के लोगों के किस्से हैं। इसमें नवाबों के भी कुछ किस्से अगर हैं तो उन किस्सों का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो नायक है, वो एक आम आदमी है। तो किस्से की ये जो किताब है इसका ख्याल तो ऐसे ही बना था कि एक किताब ऐसी हो जिसमें लखनऊ के तमाम किस्से जमा किए जाएं और किस्सों के ज़रिए लखनऊ का एक चेहरा बनाया जाए। यानी लखनऊ पर किताब लिखी जाए तो तमाम तरह से लिखी जा सकती है। बहुत एकेडमिक किताब लिखी जा सकती है, कोई हिस्टोरिकल किताब लिखी जा सकती है, तमाम तरह से लिखी जा सकती है। हमने ये सोचा, चूँकि बचपन से एक शहर के इश्क का तीर नीमकश जो है वो कहीं दिल में धंस गया था जाकर, तो ये लगा कि एक किताब ऐसी लिखी जाए कि अगर किसी को वो ज्ञान नहीं चाहिए, वो आंकड़े नहीं चाहिए, वो रूखी इबारत नहीं चाहिए, और कोई मेरी तरह किस्सों का शहदाई अगर है तो उसको तमाम किस्से एक जगह मिल जाएं। तो क्या है, मेरी तो ज़िंदगी भर का ये एक ज़िंदगी भर की जुस्तजू थी लखनऊ की, क्योंकि बचपन से लखनऊ से एक तरह की लगावट हो गई थी, तो किताबें इकट्ठा करना, पढ़ना। तो फिर कोशिश ये हुई कि तमाम किस्से एक किताब में जमा हों। तो वो एक कोशिश ये थी, और मेरी उम्मीद से ज़्यादा किताब ये चल गई। मतलब हमें अभी भी जो हमसे कोई पूछता है कि लखनऊ पे कौन सी किताब, चौथा नहीं है, 8वां है ये। और कोई पूछता है हमसे कि कौन सी किताब पढ़ी जाए लखनऊ पर, तो हमेशा हम ये कहते हैं कि शरर की किताब, जो गुज़िश्ता लखनऊ है, वो बेसिक किताब है लखनऊ पर, और उससे अच्छी किताब कोई नहीं है। ये किताब हिट हो गई ज़्यादा, लेकिन इसमें भी शरर की किताब ही इसका भी मूल आधार है। तो हिमांशु जी, जब हम लखनऊ को देखते हैं ना, तो एक कॉफ़ी टेबल बुक भी होती है, इमाम बाड़ा, और ये सुंदरता और ये चीज़ें। आपकी किताब में दरारें, गलियाँ, धूप, छाँव, खुशबू सब है। तो अपने आप में ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडर्न लव लेटर टू लखनऊ, जो लखनऊ में रहता है, जो लखनऊ में घूमा है, जिसने वहाँ की धूप महसूस करी है, वहाँ की छाँव में मज़े लिए हैं, वो इस किताब को लिख सकता था। एवरीबडी इज़ वेलकम टू गेट अ कॉपी एंड रियली इन्जॉय दिस। एक आपकी शख्सियत की बहुत बड़ी बात ये भी रही है कि आपने चिल्ड्रंस बुक भी ट्रांसलेट करी है। उस के बारे में कुछ बताइए। नहीं, वो हमारी दोस्त हैं सुरन्या अय्यर, तो उनकी किताब थी इंग्लिश में, उनकी 2 किताबें थीं बच्चों के लिए, और वो बड़ी जुनूनी हैं, बच्चों को लेकर काम करती हैं। तो उनका ये था कि यार, ये हमने किताब तो लिख दी, लेकिन ये हमारी तरह के ही जो बच्चे हैं, यानी इंग्लिश मीडियम बच्चे, सिर्फ उन तक पहुँचे कि हम चाहते हैं कि थोड़ा ये जो कहानियाँ हैं ये पहुँचें हिंदी के बच्चों तक। लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदी में जैसे होनी चाहिए वैसे तो हम नहीं लिख सकते। तो हमने कहा इसको हम कर देते हैं ट्रांसलेट। तो फिर वो इस तरह से हिंदी में ट्रांसलेट हुई वो किताबें, और जब हो कर के आई तो जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ी हैं उनका ये कहना था कि हिंदी में ये कहानी ओरिजिनल कहानी लगती है, जबकि कहानी वो सुरन्या की है, हमने सिर्फ ट्रांसलेट किया है। लेकिन 2 भाषाओं में जो तहजीबी फ़र्क है, जो सांस्कृतिक विभेद है दोनों भाषाओं में, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन किया गया। तो वो ट्रांसलेशन लगता नहीं है, वो ओरिजिनल किताब लगती है, लेकिन वो सुरन्या की अपनी कोशिश है। जी हिमांशु जी, आपने एक टेड टॉक भी दिया जो कि यंग ऑडियंसेस में बहुत फेमस हुआ है, जिसका टॉपिक रहा, मैं तो अपने हिसाब से वर्ड्स में बोल रही हूँ, दोस्तियों की इम्पोर्टेंस या दोस्तों की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। तो उस टेड टॉक के बारे में भी कुछ बताइए, और आपके दिल के इतना करीब क्यों है ये टॉपिक? नहीं, वो इसलिए है क्योंकि हम बहुत ही एक छोटा स्कूल था लखनऊ में, अभी भी है, वो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, हिंदी मीडियम स्कूल, वहाँ के पढ़े हुए। तो हम जब बड़े हो रहे थे तो एक अजीब तरह का शहर का इश्क लग गया था सीने से, और वो किसी को समझ ही नहीं आता था कि क्या होगा इस लड़के का, कि ये शहर, ये लखनऊ करता है। और ये तो आज ज़माना ऐसा आ गया कि यहाँ तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अपनी बात आप कह सकते हैं, और स्टोरी टेलिंग अपने आप में एक फुल टाइम प्रोफेशन बन गया, ओपन माइक्स आ गए और तमाम चीज़ें आ गई। वरना उस ज़माने में शहर से अगर आपको इश्क है
तो इस इश्क से क्या होगा। वो भी उस ज़माने में जब इश्क को ही ख़राब चीज़ समझा जाता था, वो जहाँ यही नहीं पता था कि इश्क करने वालों का क्या होगा, तो वहाँ शहर से इश्क करने वाले तो कहाँ आएंगे। तो वो एक मुश्किल दौर था। एक वक्त के बाद जो वक्त है वो उसे खुद ही वैलिडेट करेगा। वो उसकी मेन बात थी कि मेरे जैसा आदमी एक ज़माने में ये किस्से सुनाया करता था, तो चूंकि वक्त नहीं था तो लोगों को लगता था ये क्या करता है ये। फिर यही किस्से अब जब हम बहुत पैसा लेके सुनाते हैं तो लोग सुनते हैं और कहते हैं वाह क्या बात कही। तो ऐसा है। अंकित, ब्रज कल्चर के बारे में आप कितना जानते हैं और कितने पैरल्स लखनऊ और ब्रज में आप देख पाते हैं? देखिए, अंकित हमारे दोस्त थे जिनको ये किताब डेडिकेटेड है। हाँ। मैं हिमांशु हूँ। सॉरी। कोई नहीं। तो नहीं, ये मैंने इसलिए भी कहा कि अंकित चड्ढा ही वो शख्स थे जो मुझे दास्तान में लाए, तो मुझे अच्छा लगा कि अंकित का जिक्र आया। ब्रज और आपने क्या अवध की बात की, तो देखिए हमारे यहाँ कविता में, हिंदी कविता जिसे हम मानते हैं, वो असल में उसकी शुरुआत ब्रज की कविता से है। और ब्रज की कविता की जो भाषा है, हालांकि अब हम अवधि वाले ये कहते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधि में लिखा इसलिए, लेकिन बहुत सदियों तक जो काव्य की भाषा है वो ब्रज को माना जाता रहा। और इसीलिए ब्रज में ख़ास तौर पे जिसने ब्रज की कविता को पढ़ा है वो ये बात जानता है कि ब्रज एक ऐसी भाषा है जो कविता की भाषा है। यानी उसमें जितना लोच है और जितना माधुर्य है और जिस तरह से कवियों के यहाँ वो सहजता से बहती है, वो एक हैरान कर देने वाली, मतलब आपने अगर ब्रज के, आप लोग तो ब्रज में रहते हैं, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। मैं तो मथुरा पहली बार आया हूँ, लेकिन अगर आप कविता को समझते हैं और फिर आप ब्रज की कविता पढ़ते हैं तो आप दंग रह जाएंगे कि यार ये किस तरह से कविता हुई और कितनी महान कविता यहाँ हुई है। तो कविता की तो सिर्फ एक बात है, उस बहाने से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा ब्रज का पूरा क्षेत्र है, मसलन मेरे दिमाग में चूंकि हमने कविताओं से सीधा ताल्लुक़ रहा है, इसलिए ब्रज की पूरी छवि ही उस माधुर्य की है। यानी मेरे लिए ब्रज पर्याय है एक मिठास का। वो शायद इसलिए भी है कि जो कृष्ण का काव्य है हमारे यहाँ, उसमें एक तरह का माधुर्य है और एक तरह की श्रृंगारिकता है, वो जो हमें सूरदास के पदों में भी मिलती है और रसखान के यहाँ भी मिलती है और तमाम जो कृष्ण भक्ति शाखा के हमारे कवि हैं उनके यहाँ मिलती है। लेकिन कुल मिला के एक रस वर्षा है जो ब्रज का ख्याल मन में लाते ही हमारे मानस पटल पर होती है। तो मेरे लिए ब्रज ये है। और अवध की जो आपने बात की, ये कृष्ण की ज़मीन है, तो यहाँ आपको मुहावरों में, प्रथाओं में, अवसरों पर हर जगह कृष्ण की एक छाप आपको दिखेगी। हमारे यहाँ अवध में क्या है, इसी तरह से राम है, तो वो राम की ज़मीन है। और हमारा शहर लक्ष्मण जी का शहर है, लखनऊ, तो वो एक अवध का अपना एक सांस्कृतिक पटल है। तो इन दोनों को जब हम देखते हैं, लखनऊ हो या ब्रज हो या अवध हो, हमें ये समझ में आता है कि ये जो हमारा देश है ये कितना धनी है कुछ चीज़ों में, कि हर क्षेत्र की अपनी एक परंपरा है। और वो परंपरा ऐसी नहीं है कि साल 2 साल 10-20 साल की हो, वो कई 100 सालों की है। और कई 100 सालों में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि जिन्होंने उस पूरे क्षेत्र को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाके खड़ा कर दिया है कि वो उस पर अगली कई सदियों तक बात होती रहेगी। तो एक समानता हिमांशु जी, इनकी मस्जिद भी है और एक जनाब आलिया का बनवाया हुआ मंदिर भी है। या हम जब ये कहते हैं कि वाजिद अली शाह ने, जो जिसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भैया वो तो एक ऐसा नवाब था कि जूते पहनाने वाला नहीं था तो वो भाग के नहीं गया, अंग्रेज़ों ने पकड़ा, ये सब झूठ है। वाजिद अली शाह को जब अंग्रेज़ों ने
पहली बात तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन्हें अधिग्रहण का एक दस्तावेज भेजा गया था और उसके बाद फिर उन्होंने ये तय किया था जो कि उनके राज्य का अधिग्रहण गलत तरीके से हो रहा है, तो वो खुद जाएंगे कलकत्ता और वहां जाकर गवर्नर जनरल से अपील करेंगे, और अगर वहां बात नहीं बनी तो वो इंग्लैंड जाएंगे, जो कि उनकी मां गई थी उनके बदले में, चूंकि वो जा नहीं सकते थे। तो अब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं लोगों से कि वाजिद अली शाह ने कृष्ण की स्तुति में, यहाँ तक कि गणेश जी की स्तुति में तमाम भजन लिखे हैं, तो चूंकि उन्होंने वो भजन सुने नहीं, कभी पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, तो उन्हें लगता है ये हो ही नहीं सकता। फिर जब हम ये कहते हैं कि आसफुद्दौला होली खेलते थे लखनऊ में और एक जुलूस निकालते थे और उसको लीड करते थे, और मीर तकी मीर जो कि उर्दू का सबसे बड़ा शायर है, उसने एक पूरी मसनवी लिखी आसफुद्दौला के होली खेलने पर, तो उन्हें लगता है ये कौन से ज़माने की बात है। तो गंगा जमुनी तहजीब इस देश में एक वास्तविक चीज़ है, थी, वो कोई दास्तानवी चीज़ नहीं थी कि दास्तान में जो कल्पना की उड़ान हम मान लेते हैं वैसे कोई कल्पना की बात कर दी गई हो। और बहुत पीछे मत जाएं तो अभी 100 बरस भी नहीं हुए कि इसी देश में 2 दोस्त थे, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने जान दे दी इस देश के लिए और जान दे दी दोस्ती के लिए, एक दूसरे की, उनकी आत्मकथा वो दोनों ने लिखी है। और अगर दोनों की आत्मकथा पढ़ें तो उनमें ये चीज़ बहुत मजबूत है कि उनसे बार बार ये कोशिश की गई उन्हें एहसास दिलाने कि भैया तुम तो हिंदू और तुम मुसलमान हो, तो ये मेल कैसा। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं गए और आखिर में शहीद हुए इस देश के लिए। तो अब मुझसे जब कोई कहता है ये गंगा जमुनी तहजीब, ये तो कोई चीज़ थी नहीं, तो मैं यही कहता हूँ भैया अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल थे या नहीं थे इस देश में। तो मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ गंगा जमुनी तहजीब का। और आजकल के जो राष्ट्रवादी नैरेटिव में उर्दू और हिंदी विवाद चल रहा है कि मिक्स ना करें, शुद्ध हिंदी बोलें या शुद्ध उर्दू बोलें, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, शुद्ध बोले, उसमें शुद्ध से कोई मुश्किल नहीं है, शुद्ध हिंदी अच्छी लगती है, शुद्ध उर्दू भी अच्छी लगती होगी, लेकिन मतलब कोई अगर बोल रहा है बेचारा मिली जुली भाषा तो उसको प्रेशर ना बनाए। शुद्ध हिंदी जो लोग बोलते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो कोई भी भाषा अपने सौंदर्य में अच्छी। अब मेरे मन की ये कुंठा रही बचपन से कि हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, जो कि बचपन से वो माहौल नहीं मिला हमें। लेकिन अब इसका क्या मतलब है कि जो अच्छी इंग्लिश बोले तो मुझसे कहें ये तो बेकार है, ये इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि मेरे अंदर एक कुंठा इंग्लिश को लेके। ऐसा नहीं है, इंग्लिश बोलता है जब कोई अच्छी, तो हमें लगता है यार काश हम ऐसी इंग्लिश हम बोल पाते होते। ये है सही तरीका किसी भाषा के सौंदर्य को देखने का। आप ये समझे ना कि आप इंस्पायर हो कि यार आप भी कभी ऐसी बोलें। तो ये जो आप बात कह रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अच्छा शुद्ध हिंदी है तो बड़ी अच्छी है, शुद्ध उर्दू है तो बड़ी ख़राब है। या उर्दू में भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं यार उर्दू ही है भाषा जो है, और वो ये हिंदी क्या है। या हमारी जो लोक भाषाएं हैं ब्रज और अवधी, जो हिंदी वाले हैं या जो उर्दू वाले हैं वो ब्रज और अवधी को भी ऐसे ही देखते हैं। मतलब लखनऊ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके सामने अगर आप अवधी में बात करें उनको लगेगा कि यार ये एक गाँव की भाषा में बात कर रहा है। तो असल में भाषाओं को देखने का हमारा नज़रिया बड़ा संकुचित है। उसमें हम भाषाएं असल में क्या हैं, भाषाएं बहुत प्राइमरी लेवल पर आप देखेंगे तो संचार का माध्यम है, और उससे गहराई में अगर उतरेंगे तो एक पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति, पूरी तहजीब, पूरे एक वैल्यू सिस्टम को आपके सामने रखती हैं। तो आप भाषाओं पे ये कैसे समझ सकते हैं कि यार ये अवधी बोल रहा है तो ये ख़राब है, और ये अंग्रेज़ी बोल रहा है तो बड़ा अच्छा है, या अंग्रेज़ी बोल रहा है तो ये तो बड़ा अंग्रेज़ परस्त है, और हिंदी बोल रहा है तो बड़ा देशभक्त है। ऐसा नहीं होता। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि नहीं होता ऐसा। हिमांशु, आपने राजस्थान में पूरी एक भ्रमण यात्रा करी अपनी दास्तानों को लेकर के, तो वहाँ के लोगों के लिए आपकी भाषा भी नहीं रही होगी, आपके लिए वो लोग भी नहीं रहे होंगे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में हमें बताइए। भाषा तो थोड़ी मेरी चूँकि लखनवी है, तो ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारे शब्द नहीं समझ में आते लोगों को। अच्छा, वो उन शब्दों को जिस रिप्लेसमेंट में समझाना चाहिए वो शब्द हमें नहीं आते, तो वो बात कहीं फंस जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि जो बात आप बहुत कन्विक्शन से कहें और बहुत अकीदे से कहें,
वो बात में शब्द भले ही समझ में ना आए लोगों को, लेकिन भाव समझ में आ जाता है। तो साहिर लुधियानवी से एक बार जावेद अख्तर ने पूछा कि साहिर साहब, ये जो आप गाना लिखते हैं, न तो कारवां की तलाश है, न हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक़ खाना ख़राब को तेरी रहगुज़र की तलाश है, तो कौन समझता है ये शौक़ खाना ख़राब? तो साहिर ने कहा जावेद अख्तर से कि भाई देखो, ऐसा है, अगर एक लाइन आदमी को समझ में आ जाए और अच्छी लग जाए, तो दूसरी लाइन का मतलब वो खींच तान के निकाल लेता है और ये मान लेता है कि हाँ, कोई अच्छी ही चीज़ कही जा रही होगी। तो ऐसा है कि पूरी भाषा भले ही ना समझ में आए, लेकिन चूंकि कहानियाँ हम ऐसी सुनाते हैं, अब रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है, अब उसमें ठीक है कि कोई शब्द नहीं समझ में आया होगा, लेकिन चूंकि उस कहानी का मूल भाव पता है लोगों को, तो उस तक लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसा होता है भाषा के साथ। आपका जो महाराणा प्रताप को लेके दास्तान हुई, इतने सुंदर महल में, उस माहौल में, और दास्तान तो माहौल का ही मोहताज होता है, उस एक्सपीरियंस को साझा करिए, कोई किस्सा सुनाइए। तो ये महाराणा प्रताप की दास्तान हमसे तैयार करवाई जो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने हमसे कहा कि आप एक दास्तान महाराणा प्रताप पे करें और उसे हम सिटी पैलेस उदयपुर में करवाएंगे। तो अब इस काम का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है कि इस काम के ज़रिए हमें बहुत जगह सैर करने को मिल जाता है, जो शायद अगर हम वैसे करते होते तो बहुत अलग तरह से हो पाता और शायद उस तरह से ना हो पाता। तो फिर खैर हमने वो दास्तान तैयार की बड़ी मेहनत से। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से कई पुरानी दुर्लभ किताबें हमें भेजी। वो हमने इसलिए भी किया क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत सेंसिटिव हैं लोग, तो अगर कोई भी चीज़ इधर उधर हो गई तो बहुत महंगी पड़ सकती है। तो खैर हमने कई महीनों तक उस पर काम किया, फिर एक दास्तान तैयार की और लक्ष्यराज जी ने बुलाया। जब हम अंदर गए वहाँ हमें लगा भाई किसी हॉल में होगी शहर के, पता चला कि वो वहीं है सिटी पैलेस में, और वो भी उस हिस्से में है जहाँ एक ज़माने में सही में ऐसे फंक्शंस हुआ करते थे। और जिस तरह से वहाँ सजावट थी और जिस तरह से तैयारी थी, तो वो दास्तान, हम तो बहुत दास्तानें सुनाते हैं और चूँकि फुल टाइमर हैं तो घाट घाट पे सुनानी पड़ती हैं, लेकिन उस दिन जब हम वो दास्तान सुना रहे थे तो जो आप माहौल की बात कर रही हैं, और चूँकि हमसे ये बताया गया था कि आपसे पहले विगत कई सदियों में कौन कौन से बड़े कलाकार यहाँ सुना चुके हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि दास्तान सुनाते वक्त आपका कंट्रोल एज अ दास्तान को दास्तान से निकल जाता है और आप खुद उस दास्तान में खो जाते हैं, यानी आपके सामने से वो लोग हट जाते हैं जो दास्तान सुन रहे हैं। ये बात इसको मैं कैसे समझाऊं? जैसे बचपन में जब हम लिखते थे क्लास में, तो कई बार टीचर जब बोलती थी और हम लोग लिख रहे होते थे, और चूंकि क्लास बहुत बोरिंग लगती थी तो किसी अपने ख्याल में चले जाते थे, लेकिन वो पेंसिल जो है वो चलती रहती थी और लिखावट जारी रहती थी। या इसको ऐसे भी समझें कि जब हम नई नई ड्राइविंग सीखते हैं तो शुरू में तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसको ऐसे गियर बदले, ऐसे ब्रेक दबाएं, ऐसे क्लच दबाएं, ये सब ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो होने लगता है आपसे, तो फिर आपको पता भी नहीं चलता, फ़ोन पे बात करते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है, हालांकि करना नहीं चाहिए ये। तो ऐसा कुछ हुआ कि दास्तान हम सुनाते रहे लेकिन जहन से कहीं और थे हम। तो ये वो एक्सपीरियंस था जो उस दिन हमें हुआ, और वो दास्तान हमें बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि भाई वो सारी रॉयल फैमिली थी सामने, और हमें ये लग रहा था कि यार दास्तान तो एज अ दास्तान को हमारा एक टेक है ना उस पर, उस कहानी पे। अच्छा, हमारे तो पुरखे हैं महाराणा प्रताप, हमने तो उनको कहानियों में जाना, लेकिन जो लोग सामने सुन रहे हैं वो तो उनके घर से हैं और उनका एक अलग पूरा उनकी समझ भी है और उन्होंने जिया भी उनको अलग तरह से। तो हमें बहुत डर ये लग रहा था कि कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन खैर हमें ये अच्छा लगा कि जब हमने दास्तान सुना ली तो जब हम नीचे गए तो हमसे ये कहा गया कि नहीं, आपने बड़ी मेहनत से और बड़ी फैक्चुअली करेक्ट दास्तान तैयार की। तो हमने उनसे यही कहा, हमने कहा इसमें मेरी महारत कोई नहीं है, ये डर की वजह से ऐसा हुआ।
तो हमने क्योंकि एक एक चीज़ को 10-10 बार चेक किया कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, उसकी एक ट्रिक भी थी जो हमने वहाँ नहीं बताई, लेकिन वो ये थी कि हमने जनरली उन्हीं किताबों को रेफ़र किया जो खुद उनकी लाइब्रेरी से थी और उन्होंने खुद ही हमको भेजी थी। तो मेरे पास ये एक निजात का रास्ता था कि हम उनसे कह सकते थे कि भैया ये तो आप ही ने भेजी, इसी किताब में लिखा हुआ है। तो ऐसी बात है जी। आप लोगों ने हिमांशु जी को जाना, उनके लेखन के बारे में जाना, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से आप खो गए थे, आपकी बातचीत में हम लोग भी पूरी तरह से डूब चुके थे। और आई डिड नॉट नो पूर्वा के मतलब आज के सिनेरियो में भी और हमेशा, यानी ये सिनेरियो ना भी रहे, कोई और सिनेरियो आए, तब भी प्रिजर्व करने का एक ही तरीका है किसी भी चीज़ को, कि उसे हम रोज़ाना की ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। यानी कि अगर कोई चीज़ म्यूज़ियम में रखी रहेगी तो वो भी तब भी प्रिजर्व रहेगी, लेकिन तब अलग तरह से प्रिजर्व रहेगी। कोई चीज़ बची रहे और ज़िंदा तौर पे बची रहे तो उसका तरीका यही है कि उसे किसी भी तरह से हम रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। अब इस बात को कैसे कहा जाए कि दास्तान गोई एक आर्ट फॉर्म के बतौर हो सकता है कि किताबों में बची थी। उर्दू शायरी में दास्तान का लफ्ज़ बहुत आता है, दास्तान गो का लफ्ज़ बहुत आता है। आप नेशनल म्यूज़ियम में जाएं वहाँ दिल्ली में, तो वहाँ पुराने दास्तान गो की एक ड्रेस भी रखी हुई है कि भाई मीर बाकर अली ये पहनते थे। लेकिन जो सही तरीक़ा है दास्तान गोई को बचाने का, वो तरीक़ा है जिसमें दास्तान गो जो हैं, आज की डेट में हिंदुस्तान में 20 होंगे कुल मिला करके, वो 20 दास्तान गो दास्तानें सुना रहे हैं, और हर दिन कोई नई दास्तान जो है दास्तान गोई के इस पूरे कारवां में शामिल हो जाती है। तो बचाने का तरीक़ा किसी भी चीज़ को वही है कि हम उसे ज़िंदा कर दें, रोज़ाना की ज़िंदगी में ले आएँ। जैसे कि अगर आपको लगता है कोई भाषा मर रही है तो आप वो भाषा बोलना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कि कोई खाना जो है वो हमारी दादी बनाती थी और वो खाना अब नहीं बनता, तो आपने दादी से अगर वो खाने की कोई भी स्मृति आपको है तो उस खाने को आप बनाएं और वो बच जाएगा। तो कोई किताब है आपके घर पे पुरानी, आपको लगता है कि वो किताब पुरानी है और वो ज़ाया हो जाएगी, तो उसका तरीक़ा ये है कि घर में जो लोग हैं, ख़ास तौर पे बच्चे, उन्हें आप उस किताब की अहमियत बता दें, फिर वो किताब बच जाएगी। तो तरीक़ा बचाने का सही तरीक़ा ये है, मुझे ऐसा लगता है जी। बहुत ही अच्छा लगा आपको और पूर्वा को दोनों को सुनकर। मेरी सिर्फ एक चिंता है कि मेरी उम्र की, इवन पूर्वा तक की या इससे थोड़ी बड़ी आप तक की उम्र के लोगों को तो सब प्रकार की भाषाओं का ज्ञान है, तहजीब का ज्ञान है, लेकिन आजकल जो टीनेजर पैदा हुए हैं इनको तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। वो और उनका मोबाइल, और उसमें जो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं ईश्वर जाने। तो इसका कैसे इलाज किया जाए, कैसे उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराया जाए? मेरे मन में भी यही चल रहा था। इतना सुंदर वातावरण और इतना हम इस कल्चर में खो गए आज इनफैक्ट, और आदि और मेरे मन में यही था कि आपको कितना मुश्किल होती है अपने यंगर जनरेशन को कैसे वो किया जाए। आज इनफैक्ट मेरा मन था कि मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो आएँ इसमें, वो सुने, उनको पता चले कि क्या क्या और भी कुछ होता है। लेकिन शायद उनके पेरेंट्स भी रियलाइज़ नहीं करेंगे कि नहीं इनको तो भाई इनके बोर्ड्स हैं, इनको पढ़ने दीजिए। तो कैसे किया जाए, ये बहुत ही अहम सवाल है। ये लोग तो ये तो कट चुके हैं हमसे। तो ये बड़ी ये ऐसा सवाल है कि जिसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता, और बड़ा उलझा हुआ सवाल है ये असल में, क्योंकि जिस पीढ़ी की आप बात कर रही हैं वो बहुत बड़ी तादाद में है ना, बहुत सारे लोग हैं उसमें। एक आसान तरीक़ा जो हमें समझ में आता है, जो हमने अनुभव से सीखा, वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल ना देखें तो आपको ख़ुद मोबाइल कम करना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें करने को कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करते देखते हैं। जब वो देखते हैं कि बड़े लोग जो है मोबाइल देख रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि यार ये जो मोबाइल है ये बड़े लोगों की चीज़ है, और बड़े लोगों की चीज़ को पकड़ने में एक थ्रिल है। हमें याद है बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेज़र लेके अपनी मूँछों पे चला लिया करते थे। किस लिए? क्योंकि उन्हें था कि मूँछें बड़े लोगों की होती हैं, तो बड़े लोगों का एहसास होने में एक तरह का उन्हें थ्रिल होता था कि भाई पावर का एहसास होता था ना। तो मोबाइल वो क्यों देखते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मम्मी भी देख रही हैं, पापा भी देख रहे हैं, तो मोबाइल वो देख रहे हैं। एक बात तो मोबाइल अगर कम करना है तो खुद कम करना पड़ेगा, बच्चों के सामने एटलीस्ट कम से कम, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ये है कि जैसे हमारे पास हम चूँकि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो दिल्ली विल्ली में सोसाइटीज़ में हमें बुलाते हैं किसी उसमें, वो कहते हैं हमें बच्चों को कहानियाँ सुना दीजिए, और वो कहानियाँ कहते हैं कई बार रामायण की हों, कई बार इसकी हों। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने कहानियाँ नहीं सुनी अपने पेरेंट्स से, उनकी अपनी मजबूरी थी कि भाई वो स्कूल में रहे तो स्कूल में बस्ता इतना भारी था, पढ़ाई इतनी ज़्यादा थी, और फिर जब वो नौकरी करने लगे तो घर से बाहर चले गए, तो फिर माँ बाप से कहानी सुनने का मतलब ही नहीं, तो उन्हें कहानियाँ नहीं आती, इसलिए वो एक किस्सा को आउटसोर्स कर रहे हैं बहुत सारा पैसा देके कि आओ भाई तुम हमारे बच्चों को कहानी सुनाओ। तो अगर बच्चे कहानी नहीं सुन रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले हम तो कहानी सुने। यानी अगर हम कहानी सुनेंगे, हमारे बच्चे ये देखेंगे कि हाँ यार ये माँ बाप हमारे कहानी सुन रहे हैं, तो बच्चे भी सुनेंगे, हमें ऐसा लगता है। और एक बात और है, जैसे कि हर दौर में एक तरह का एक मेन स्ट्रीम होता है कोई चीज़। तो अब इस दौर के बच्चों को अगर आप ये चाहें कि वो इंस्टाग्राम ना देखें और वो जैसी ज़बान बोल रहे हैं वैसी ना बोले, तो वो बहुत वो नेचुरल चीज़ नहीं होगी बहुत। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? जो हमें लगता है कि वो कोई भी ज़बान बोले, अगर वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश बोलें, अगर वो मिली जुली ज़बान बोल रहे हैं तो वो बोलें, लेकिन एक तरह की चेतना अगर हम उनमें पैदा कर पाए भाषा को लेकर या कल्चर को लेकर भी, एक तरह की संजीदगी अगर हम पैदा कर पाए, गंभीरता ही पैदा कर पाए, तो वही उतना काफ़ी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल हम भाषा पे नहीं कर सकते। एक दौर की अपनी एक भाषा होती है। यानी कि अगर आप यूँ देखें तो 60s के गाने अगर आप देखें तो वो अलग तरह के गाने थे। 70s में वही लिरिसिस्ट जो हैं गाने लिख रहे हैं, लेकिन 70 की भाषा 60 की भाषा से अलग है। और 70 में जो गाने लिख रहे थे वही लोग 80 में लिख रहे हैं, लेकिन 80 की भाषा अलग है। यहाँ तक कि जो आनंद बख्शी 90s में गाने लिख रहे थे, 90s में अलग गाने लिख रहे थे, और जो उन्होंने 60 में गाने लिखे थे वो अलग लिखे थे। मजरू सुल्तानपुरी जो भाषा 1946 में शाहजहां में लिख रहे थे, वो भाषा बाद में 1999 में जानम समझा करो में नहीं लिख रहे थे। कहना हम ये चाहते हैं कि हर दौर की अपनी एक भाषा होती है, और वो कुदरती तौर पे आ जाती है कि हमारे पर इन्फ्लुएंस इतना होता है अपने आसपास का। तो बस कहना ये है कि भाषा को लेके एक तरह की संजीदगी अगर किसी तरह से पैदा हो जाए, जो कैसे पैदा होगी, जो इसी तरह से पैदा होगी कि भाई हम उन्हें कल्चरल इवेंट्स में ले जाएं, दास्तान गोई का शो कहीं हो रहा है तो वहाँ ले जाएं, कोई गायन का शो हो रहा है कि भाई अगर ठीक है वो अंग्रेज़ी गाने सुनता है तो उसे कभी हम गज़ल के कॉन्सर्ट में भी ले जाएं कि भैया ये भी एक चीज़ होती है, इसको सुन लो। सुनेगा तो फिर धीरे धीरे कुछ तो बात बनेगी, और नहीं भी बनी तो क्या है, मतलब ठीक है। कल्चर इज ऑलवेज इम्बाइब्ड ना, यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब इट। तो मुझे आई एम जस्ट इंटरजेक्टिंग टू व्हाट हिमांशु सेइंग, एक्सपोजर देना हमारा काम है, इन्वॉल्व होना हमारा काम है। नहीं That's true. So something wonderful he is doing is with the children, दास्तान गोई with children, because एक age होती है for you to accept new influences and new exposure.
बताता हूँ। वो ऐसे मिले जी जी अबाउट दिस होल सिनेरियो कि हम माता पिताओं ने बच्चों को पढ़ो 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 की बीमारी लगाई हुई है। हम उनको छोड़ छोड़ के जाते हैं, हम उनको कल्चरल प्रोग्राम्स में, फैमिली प्रोग्राम्स में नहीं ले जाते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न दे आर आउट ऑफ आवर कल्चर, आउट ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमको उनको निकालना पड़ेगा। हम मी एंड माई फैमिली, पर ये मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, 10th है, बोर्ड है, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ऐसा। बाकी सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। थैंक यू। ठीक बात है, ये ठीक बात है कि चूंकि बच्चों को हम ले नहीं जाते, उन्हें पता ही नहीं है बहुत चीज़ों के बारे में। मैं आपको आप जो बात कह रही थी उसका पहले हम बता देते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रोग्राम्स नहीं हो रहे शहर में, तो फिर आप कुछ एक ग्रुप बनाइए और प्रोग्राम करवाइए। और ये लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि यार प्रोग्राम कराने में बहुत जतन लगता है, बहुत पैसा, वो भी है, वो एक दुनिया है जहाँ प्रोग्राम कराने में बहुत पैसा भी लगता है, बहुत जतन भी लगता है, सब कुछ है। लेकिन एक पैरेलल दुनिया एग्जिस्ट करती है जिसमें अगर आप ये कहें कि हाँ भाई हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और मथुरा शहर में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं होते, तो हमारी एक कोशिश है। तो अगर आप 100 लोगों से बात करेंगी तो हो सकता है कि 70 लोग कह दें कि यार नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है और हम तो यहाँ बिजी हैं, वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन 30 लोग ऐसे होंगे जो इस बात की अहमियत को समझेंगे। उसमें से मैं भी एक हूँ जो ये कहेगा कि हाँ भाई अगर किसी शहर में एक ऐसी शुरुआत हो रही है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तो आप किसी का वेट मत कीजिए कि कोई और आपके शहर में एक तरह की कल्चरल रिवोल्यूशन लाएगा, आप खुद उसका हिस्सा बन। बिल्कुल आप बच्चों की बात कर रहे हो, हम अपना ही बात करते हैं that even at our homes आज की डेट में हम आई थिंक हिंदी में बात ही नहीं करते हैं। हम सारे डिफरेंट ही वर्ल्ड में चल रहे हैं कि हम सारे मॉडर्न बनने का कर कि बल हमारे नॉर्मली हमारे से घर पे कि मेरे बच्चे जब पैदा हुए 5 साल तक मेरे बच्चे को हिंदी का वर्ड ही नहीं आता था, थैंक्स टू स्टाफ की बात करने वरने में कि वो सीखे। तो वो कल्चर ही बदल रहा था। एंड जब ये प्रभा केतान फाउंडेशन आया तो उनका मेन जब एम था, तो मुझे वही समझ आई कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि हमें भी अपनी लैंग्वेज से अगर हम नहीं रूटेड रहे, आज एक सिंपल सा वर्ड मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है दैट इट्स अ शेम कि मैं अपनी लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ सकती तो फिर वर्ल्ड में आप कहाँ जाके खड़े होंगे। सो फाउंडेशन ने मुस्कान एक इनिशिएटिव और है हमारा जो हमारा बच्चों से रिलेटिंग है, जो हर सिटी में हम स्कूल्स के साथ टाई अप करते हैं। हम छोटे शहरों में, बड़ी सिटीज़ में जहाँ बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, वेदर थिएटर में, वेदर पपेट शो में, कि उन्हें कुछ मीनिंगफुल हम सिखा सकें। उन्हें इनफैक्ट यंग एज से इसका भी प्लेटफॉर्म दे सके कि वो अपने थॉट्स लिख के अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी प्रभा केतान फाउंडेशन इज बिन प्रोवाइडिंग। एंड ये हमारा फर्स्ट इवेंट है कलम का। दास्तानों का इजाद कैसे हुआ? पीपल वॉन्टेड एन एस्केपिस्ट लाइफ। बहुत सुंदर कुछ इमेजिनेशन है, आपका शरीर, आपकी सांस ठहरी हुई है और आपकी इमेजिनेशन दौड़ रही है ना। यू कैन रिलेट दैट दास्तान टू टुडे वन एवेंजर्स मूवी, सेम फॉर्मेट। सो बच्चों में वो नीड है। अब वो नीड कैसे फुलफिल कर रहे हैं, व्हाट इज इजीली कंज्यूमेबल टू देम, उनके पास जो इजीली अवेलेबल है। अगर आप उनको एक एवेंजर्स मूवी दिखाने ले जा रहे हो तो आउट ऑफ 10 बॉयज 8 विल बिकम कल्ट फॉलोअर्स। दे नो ऑल द एवेंजर्स, दे कैन नो ऑल द दास्तान स्टोरीज ऑफ आमिर हमजा ऑल्सो। आपने उनके हाथ में उस उम्र में क्या पकड़ाया, एग्जैक्टली उनकी इमेजिनेशन को यूज करने के लिए, सोचने के लिए उनके हाथ में उस समय क्या आया। So my point was just this, that Prabha Ketan Foundation is working on the same only, and for that Muskan will also be introduced eventually in Mathura for the kids. Yes, but for now, yes, we've started with Kalam कि हम खुद ही सब हिंदी लिटरेचर से एसोसिएट रहे हैं। जी जी बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि बच्चों को कैसे इन सब चीज़ों से जोड़ा जाए, कैसे उनमें ये पैदा किया जाए कि हमारी भाषा क्या है। अंग्रेज़ी पढ़ते हैं तो अंग्रेज़ी के क्या शब्द हैं, कैसे आते हैं, क्या उनका रूट वो है सब, और हिंदी है तो हिंदी हर एक चीज़ में। तो मैंने 2-3 दिन पहले अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बुलाया। मैंने कहा भाई देखो, तुम लोग अपने अपने कमरे में बंद हो जाते हो, जब मैं दिखती हूँ तो माँ 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 करके लिपट लेते हो और फिर वही, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने कहा तुमको मुझे 5, 10, 15 जितने तुम दे सको एक टाइम बना लो, एंड यू कम टू मी इन द इवनिंग नाइट वेन एवर यू वॉन्ट, और आके हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, क्या मैं जानती हूँ, हम एक दूसरे को बताएं। तो दे ऑल एग्रीड, बोले अच्छा माँ कल से हम आएंगे। तो ये हुई ना किस्से की शुरुआत। दिस इज किस्सा गोइंग हिमांशु। मैं आपको यही बताना चाह रही थी जी। मेरा ये ख्याल था कि पता नहीं एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, और मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, दिस इज
perhaps interfering in their lifestyle. लेकिन बड़ी खुशी हुई इस बात को। मैंने सोचा एक छोटा सा प्रयास तो करना चाहिए, अपने लेवल पे अपने घर में ही करो पहले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, इसकी जो ये सोच है, इसको नकारात्मकता से सकारात्मकता तक तभी आप ला सकते हैं जब उसको खुद से आप इनिशिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल पहले हमने एक पोइट्री जैम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें आप बिलीव कर सकते हैं वुमेन पोइट्री जैम था। 35 कलाकार, 35 एमेच्योर कलाकारों ने उसमें हिस्सा लिया था और लगभग 80 से 100 की ऑडियंस थी उसमें। और हमको लास्ट में बंद करनी पड़ी थी एंट्रीज़ कि प्लीज़ अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये आपके ब्रिज में हुआ है 4 साल पहले, वेलनेस प्रोग्राम के अंतर्गत अनवा के साथ मिलके हमने ये पोइट्री जैम किया। उसके बाद में 3 आर्ट एग्जीबिशंस कर चुके हैं, जिसमें हेमा मालिनी जी ने एक बार उसका उद्घाटन किया था। उसमें 75 पेंटिंग्स लगाई गई थी और सारे ऐसे ही आर्टिस्ट थे जो संदूक में बना के बंद कर देते हैं पेंटिंग्स। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी एक कदम भी बढ़ाते हैं ना, तो पूरा आपके साथ कारवा जुड़ता ही चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सराहना मिली और उसको अगले साल हेमा जी ने कहा कि हम इसको और आगे नेशनल स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, आप देखिएगा जैसे ये अभी कलम की शुरुआत हुई ना, अभी जब 2, 3, 4 बार कलम हो जाएगा तो आप देखिएगा सिर्फ इस एक कोशिश से शहर में कितना बड़ा फ़र्क पड़ा। यानी अभी तो ये पहला है तो हमें ये लगा कि भाई 10 मिनट बाद देर में लोग आए, लेकिन अभी जब 2, 3, 4 बार हो जाएगा कलम तो आप देखेंगे कि शहर में लोगों को कलम का इंतज़ार है और फिर उस कलम के बहाने से कितनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। आजकल इंडिया के पटल में बहुत बड़ा नाम है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। आई हैव बीन टू द फर्स्ट एवर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। फैमिली फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज करते हैं डिक्की पैलेस में। जो पोएट्स और आर्टिस्ट आए थे, घर में खाना बना था, लाल मास बाय मिसेस डिग्गी हु इज़ अ फैमिली फ्रेंड। हम लोग को ज़बरदस्ती बुला के बिठाया गया था। युवा कॉलेज स्टूडेंट्स की भीड़ नहीं है, तुम लोग इंग्लिश पढ़ते हो, 5 क्वेश्चन तुमको पूछने हैं। एंड नाउ सी वेयर इट हैज़ रीच्ड। सो आई कम्प्लीटली सेकेंड दिस ओपिनियन कि धीरे धीरे करके वो चीज़ होती है। एंड उस समय शायद आई वॉज रिजेंटफुल कि मैं पिक्चर देखने जा रही थी और मुझे ज़बरदस्ती पिताजी ने बोला है कि आप बैठिए और आपको अखबार के लिए एक प्रेस रिलीज भी लिखनी है और आपको 4 क्वेश्चन भी पूछने हैं। बट आज की डेट में इन माई पर्सनैलिटी आई थिंक दैट काइंड ऑफ एक्सपोजर हैज़ एडेड द मैक्सिमम compared to any degree I got from any school or any professional accolades that I must have had. So thank you for coming and let's do this again. Definitely I am. राधे I am the राधे। initiator and हिमांशु जी को तो मैंने पकड़ लिया है. We are going to organize a lovely dastan for children because he is an expert in that. एक बात मैं कहना चाहूँ, सॉरी। बहुत बहुत बढ़िया सवाल पूछे आपने। एक कहावत है, जी जी बताइए। जैसे आपने झांसी की रानी के बारे में लिखा, दैट्स अ वुमन ओरिएंटेड थिंग। आई वांट टू आस्क यू, इज देयर एनी प्लेस फॉर फेमिनिज्म इन योर स्टोरीज? आई एम वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट। हमने तो बहुत सारी, आई रियली एनकरेज वुमेन एम्पावरमेंट। नहीं तो हमने तो बहुत सारी महिलाओं पे दास्तानें की। आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। रानी रानी दुर्गावती पे दास्तान है हमारी, अहिल्याबाई लेकिन पे दास्तान आजकल है। के जमाने के हिसाब से एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग बात करते हैं, पुरानी they are all पोएट्स on YouTube, भाभी, brilliant. देयर वर ओल्ड पोएट्स ऑल्सो। I'll send you the links. नेम ए से नाम था लेडी का, देनो बिल्कुल एंटी एस्टैब्लिशमेंट में वो लिखी भी जी। है, पोएट्री लिखी थी। तो मुझे ये पूछना है कि विल दैट बी अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर दिस थिंग्स? नहीं, वो तो रहती हैं, बल्कि हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली हम यूपी में रहते हैं। नहीं, वो तो जितनी भी ये दास्तानें ये तैयार ही इसीलिए की गई कि उनसे एक तरह का सशक्तिकरण हो सके। और सिर्फ हम ऐसा मानते हैं कि चूंकि महिलाओं की दास्तान है, झांसी की रानी दास्तान है, तो सिर्फ वो महिलाओं को सशक्त करेगी, महिलाओं के लिए तो वो है ही। लेकिन हाँ, करंट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये जो दास्तान है, दास्तान आम में भी है। रानी लक्ष्मीबाई की दास्तान, ये यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति जब शुरू किया तो उन्होंने हमसे ये कहा कि भैया हमने किया तो, लेकिन महिलाएं आती नहीं हैं हमसे अपनी बात कहने के लिए कि उनके साथ अगर कुछ घर में हो रहा है तो वो शिकायत करने नहीं आ पाती उन्हें। तो उनको ये लगा कि हम दास्तान करवाएं, और दास्तान में चूँकि रानी लक्ष्मीबाई का एक ऐसा शौर्य है और ऐसी एक जद्दोजहद है उनकी कि उससे शायद इंस्पायर हो महिलाएं कि वो अपनी बात
कह पाएँ कम से कम, क्योंकि उसमें उस दास्तान में जो ख़ास बात थी, जो आज भी लोगों को रानी लक्ष्मीबाई की जब याद आती है तो वो शब्द याद आते हैं कि जब वो जो मेजर एलिस आया और उसने ये कहा कि झांसी का राज जो है वो मिलाया जाता है कंपनी के राज में, तो रानी लक्ष्मीबाई बोली कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये बात वहाँ से बोलना उस दरबार में, ये सिर्फ इस एक जुमले पर रानी के बुंदेलखंड में बहुत सारे लोकगीत लिखे गए। तो जो आप कह रही हैं समकालीन संदर्भ में भी ये कहानियाँ भले ही पुरानी हों, लेकिन ये कहानियाँ अभी क्यों सुनी जा रही हैं, हम इनको सुना क्यों रहे हैं? ये कहानियाँ हम इसलिए सुना रहे हैं ना कि अगर हम अशफाक बिस्मिल की कहानी भले ही 1927 की हो, लेकिन आज के डेट में अगर हम वो कहानी सुना रहे हैं तो हम ये भी बता रहे हैं ना कि भैया ये दोस्ती का महत्व क्या है। तो ये सारी कहानियाँ एक तरह के मॉडर्न कंटेक्स्ट में मॉडर्न सेंसिबिलिटी के साथ सुनाई जा रही हैं, और ये कल्चरल एक्ट तो है ही है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक पॉलिटिकल एक्ट भी है कि 2024 में हम जब कहानियाँ सुना रहे हैं, चाहे वो अहिल्याबाई की हो, चाहे वो दुर्गावती की हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई की हो, चाहे साहिर लुधियानवी की हो, चाहे केडी सिंह बाबू की हो। केडी सिंह बाबू अपने ज़माने के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर हैं और ध्यानचंद के बाद इस देश के सबसे बड़े हॉकी प्लेयर हैं, लोग नहीं जानते उनको। तो जब हम केडी सिंह बाबू की दास्तान सुनाते हैं, तो अगर इंडिया ये ओलंपिक होने वाला है तो हम लोगों में और ख़ास तौर पे जो नए बच्चे हैं उनमें ये भी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भैया खेल नीति या खेल संस्कृति या खेलों की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में। तो वो एक पुरानी चीज़ है जो नई चीज़ को सहारा देती है। जी मम्मी लखनऊ से पास आउट है, महिला कॉलेज की एंड यूनिवर्सिटी से LLB है उस 1975 के। तो मुझे था जब आपका मैंने पूरा प्रोफाइल देखा ना, आज मम्मी को लेके जाना है। तो मेरा तो इन सबसे बहुत अलग है। लखनऊ को हमने अपनी मदर की नज़र से देखा कि चौक पर के कबाब की, चौक की कुल्फ़ी। तो मेरा मन था कि प्रोग्राम ख़त्म हो उससे पहले एक तो किस्सा आपको भी आज चौक बाजार का लखनऊ का सुनाना चाहिए। अच्छा, तो सुना देते हैं किस्सा। बहुत बढ़िया बात कही शिप्रा ने। तो वो क्या है ना, रील वील के ज़माने में बहुत चीज़ें वायरल हो जाती हैं, तो हमने वो ऐसे ही कहा था कुछ लाइनें कि लखनऊ जो समझना है ज़रा पास आइए, इस काम के लिए बतौर ख़ास आइए, गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं जनाब, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। तो वो गोमती नगर वाले नाराज़ हो गए हमसे। तो हमने उनसे यही कहा, भाई वो जोग्राफिकल इकाई की बात नहीं है, बात यह है कि जिस कल्चर के हम किस्से सुनाते हैं, जिस कल्चर के शायरों ने गीत गाए हैं, वो कल्चर अगर कहीं आता है तब वो कल्चर उस खूबसूरती के पिनकल पे पहुंचता है। तो गोमती नगर भी पहुंचेगा कभी, आज से 200-300 साल बाद हम उसके भी किस्से सुना रहे होंगे, लेकिन अभी जो किस्से हम सुनाते हैं वो चौक के किस्से अब किस्सा सुना देते हैं। वो क्या है ना, किसी का शेर है कि मज़ा तो जब है कि मेरे मुँह से सुनते दास्तां मेरी, मज़ा तो जब है कि मेरे मुँह से सुनते दास्तां मेरी, कहाँ से लाएगा कासिद दहन मेरा ज़बा मेरी। ये हदीस दिल हमारी बज़ुबान दीगरा क्या, जो हम ही तुम्हें सुनाते तो कुछ और बात होती। तो अब लोग जाते हैं आगरा और ताजमहल को देखते हैं मोबाइल से, भाई मोबाइल हटा दो और देखो कि क्या चीज़ है। मतलब हमने जब पहली बार ताजमहल देखा, और कलम के इवेंट में ही हम पहली बार आगरा गए थे, हम जैसे हम मथुरा पहली बार कलम के इवेंट में आए, हम तो देखते ही रह गए कि यार ये क्या चीज़ है। और हमें फिर ये लगा कि जब ये आज 2024 में जब इतना पॉल्यूशन है तब इतना सुंदर दिखता है, तो जिस ज़माने में ये बना होगा तब ये कैसा दिखता होगा। तो किस्सा ये है कि एक साहब कहीं से लखनऊ आए इस बात का पता लगाने के लिए कि भैया ये लखनऊ की ज़बान की इतनी धूम क्यों है, इतना चर्चा क्यों है, इतना शोहरा क्यों है। भाई ज़बान तो हर जगह बोली जाती है, तो ये क्या बात है कि जब ज़बान का जिक्र आता है तो सिर्फ लखनऊ की बात आती है। आ गए लखनऊ, अब लखनऊ में चले गए पुराने शहर, चौक, अमीनाबाद। अब इनकी नज़र पड़ी एक फूल वाली पर, एक गुल फरोश औरत पर, जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अच्छा, किस्सा उस ज़माने का है जब शायराना गुफ्तगू करने को बड़े एजाज़ की बात, बड़ी शान की बात, बड़ी एक्सक्लूसिव बात, बड़ी स्पेशल बात समझा जाता था।
यानी कि जो हम जैसे लोग हैं उनकी बड़ी वक़्त होती होगी उस ज़माने में। तो खैर, अब इन्होंने देखा कि भाई एक फूल बेचने वाली है, उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। अब ये साहब, वो हम लोग को गुरूर हो जाता है ना कि भाई हमने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं और हम बड़े अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हम अपनी अना में आए हैं, और ये तो मामूली है, फूल बेचने वाली है, तो हम इससे जैसे मर्जी आए वैसे पेश आ सकते हैं। तो इन्होंने उस फूल बेचने वाली औरत की तरफ, कि जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी, उसकी तरफ एक मिसरा, एक लाइन उछाली कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। इनको उम्मीद थी कि भाई मैं शाराना ज़बान बोल रहा हूँ, मैं नवाब ख़ानदान से हूँ, ये फूल बेचने वाली है, ये इम्प्रेस हो जाएगी, ये मरूब हो जाएगी, इस पे मेरी धाक जम जाएगी। मगर बाजी उल्टी पड़ गई। जैसे ही इन्होंने ये मिसरा उछाला, उसने अपने तेवर कड़े किए और कड़क के पूछा इनसे, कहाँ के रहने वाले हो? अब ये घबराए, इन्हें इस जवाब की तो उम्मीद थी नहीं। संभले, खुद को संभाला, बोले जी लखनऊ का हूँ। उसने कहा नहीं, लखनऊ के नहीं हो। इन्होंने कहा जी नहीं, लखनऊ का ही हूँ। अब उसने फिर कहा लखनऊ के होते तो यूँ ना कहते। अब ये चक्कर में पड़े कि भैया यही गुत्थी तो सुलझाने यहाँ आया हूँ और इसी के लिए मारा मारा फिर रहा हूँ, और ये फूल बेचने वाली है, ये भी मुझसे कह रही है लखनऊ के होते तो यूँ ना कहते। तो इन्होंने पूछा लखनऊ के होते तो किस तरह कहते? तब उसने बताया कि लखनऊ में किसी खातून से ये कहना कि मैंने आपका तन देखा, ये शान की बात नहीं है, ये घटिया बात है। लखनऊ के होते तो यूँ ना कहते, लखनऊ के होते तो इस तरह कहते कि सब्ज फानूस में एक शमा को रोशन देखा। तो ये जो बात कहने का सलीका है और तरीक़ा है और एहतियात है और बर्ताव है, ये लखनऊ को लखनऊ बनाता है। वो किसी ने शेर कहा, चौक में ही एक शायर थे हमारे, तो शेर है कि दोष कहते हैं कंधे को, बार कहते हैं भार को। दोष है नाजुक पर दुपट्टा फिर न ठहरा बार से, दोष है नाजुक पर दुपट्टा फिर न ठहरा बार से, कल जो रंगने में जरा गहरा गुलाबी हो गया। तो ये रंग का वजन जो है ये सिर्फ लखनऊ में मिलेगा, और ये नाजुकी भी लखनऊ में मिलेगी कि महबूब के कंधे इतने नाजुक हैं कि रंगरेज ने अगर हल्के गुलाबी की जगह गहरा गुलाबी रंग दिया दुपट्टे को, तो कंधे इतने नाजुक हैं कि उसके वजन से दुपट्टा कंधे पर ठहरा नहीं। तो ये लखनऊ वाले, और इसीलिए ये किस्से सुनाए जाते हैं। जी हमें एक कोना ऐसा रखना होगा जो सबके लिए हो, दैट इज़ लाइब्रेरी इन आवर होम। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, बट एक छोटा सा कोना जिसमें दास्तान गोई की बुक्स होनी चाहिए। मिर्ज़ा गालिब नहीं हम देते बच्चों को, हम हैरी पॉटर दे देते हैं, मिर्ज़ा गालिब, प्रेमचंद ये कभी नहीं दिया है, तो हमें वो देना होगा एज अ गिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात ये ना कि हम अपने आसपास 4 लोगों का एक ग्रुप बनाएं, उसमें बात करें। मतलब वो इंशा का शेर है, भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा। ज़माने की जो नासाजगारी है वो चलती रहती है। हमारे पास नौकरी के भी प्रेशर रहेंगे, घर में किसी की तबीयत भी ख़राब रहेगी, पर्सनल इश्यूज़ भी होंगे, तो ये सब तो होगा। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ 2-4 बैठे हैं। 2-4 लोग बैठें, बात करें, सब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपका। दास्ताओं का सिलसिला चलता रहेगा, इसको तो हमें कभी ख़त्म करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन अब मैं चांदनी चोपड़ा, एहसास वुमेन ऑफ आगरा, आमंत्रित करना चाहूँगी श्री पवन चतुर्वेदी जी को, जो वर्तमान में ब्रज बिहार ग्रुप तथा उमा मोटर्स मथुरा के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते आगरा मंडल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल व्यवसायी हैं। श्री चतुर्वेदी जी साहित्य एवं लेखन में भी रुचि रखते हैं और वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। श्री पवन जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप यहाँ पर आएँ और हमारा मोमेंटो, जो कि राजस्थानी पपेट्स हैं, ये एक इनिशिएटिव है प्रभा खेतान फाउंडेशन का,
इंटर स्टेट आर्ट प्रमोट करने के लिए। तो आप प्लीज़ ये मोमेंटो हिमांशु जी और पूर्वा जी को प्रदान करें। और बाकी सवाल के जवाब हम इंस्टाग्राम पे दे देंगे, तो किसी को कोई सवाल रह गया हो तो वहाँ भेज सकते हैं। शुक्रिया। himanshu.lakhnaua मेरा हैंडल है। शुक्रिया सर। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस हैसियत में है कि दास्तान के लिए हमें बुला सकता है आपके शहर, तो प्लीज़ उसके पीछे पड़ जाएं, उससे गुजारिश करें कि वो लखनऊ से एक साहब आए थे, दास्तानें सुनाते हैं, उन्हें बुला लें। शुक्रिया। तो मेरी एजेंसी तो आप ही जैसे लोग हैं भाई, कोई पीआर एजेंसी तो है नहीं। जो लोग सुनते हैं वो कहते हैं भैया बड़ी अच्छी बात है तो बुला लिया जाए। तो जिस भी बड़े आदमी को आप जानते हो, बड़ा आदमी यानी कि पैसे वाला आदमी नहीं, बड़ा आदमी वो है जिसकी नीयत बड़ी है, तो जिस बड़े आदमी को आप जानते हो उससे कहें कि दास्तान कोई एक आर्ट फॉर्म है, मिटने के कगार पे है। अगर आप बचाना चाहते हैं तो फिर हिमांशु बाजपेयी को बुलाएं, या हिमांशु बाजपेयी को ना बुलाएं तो उनके जैसे किसी भी दास्तान को बुलाएं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही को बुलाएं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं खेतान फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक इतना सुंदर कार्यक्रम अपने शहर में किया। फिर उसके बाद मैं शुक्रिया करूंगा वाजपेयी जी का कि उन्होंने मुझे एक नई विधा से परिचय कराया। इस विधा के बारे में सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज जिस गहराई से इसके बारे में जानकारी हुई है, मेरे लिए एक नई चीज़ है। हर आदमी कभी न कभी एक शिक्षार्थी होता है। मैं भी एक शिक्षार्थी की तरह आया था दास्तान गोई के लिए, और आकर के एक नई विधा से परिचय मिला तो मेरा आगे का समय कुछ अच्छा निकलेगा। मैं पूर्वा से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और जिस तरह से इसने इस प्रोग्राम को हैंडल किया, जिस तरह से इस प्रोग्राम को रवानगी दी, मैं सच में अभिभूत हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सच में ईश्वर के बाद नेमत हैं इस दुनिया को, जो यहाँ मौजूद हैं। आपकी एक एक की मौजूदगी मेरे लिए 1,000 के बराबर है। आप सृष्टि को एक नया रूप देने के लिए यहाँ पैदा हुई हैं, और वो आपकी उपस्थिति यहाँ दिखाती है। जो बात कही गई कि इस शहर में कुछ और ऐसे प्रोग्राम होते हैं, मैं आगे 10 प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप के लिए थे, और मैं उम्मीद भी ये करूँगा ऑडियंस भी इससे कम से कम 10 गुनी हो, 10 प्रोग्राम और ऑडियंस भी 10 गुनी हो। एक पीड़ा मन में है जिसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं हुई। दास्तान गो का जो अब विकृत स्वरूप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहा है, हमारी जनरेशन्स में जा रहा है, वो परेशान करता है। इतिहास को बदला जा रहा है और हम बेबस लाचार हैं। तथ्यों को बदला जा रहा है, हम बेबस लाचार हैं। हमको अपने इर्द गिर्द इस विकृत संस्कृति को पलने से रोकना चाहिए। धारा के साथ बहना बहुत आसान है, धारा के विपरीत बहने के लिए आपका जीवट चाहिए, जज्बा चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ मुखर कीजिए, और जहाँ आपको ये लगे कि तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ छेड़छाड़, जहाँ मन की बात में तथ्यों के साथ बलात्कार हुआ था, जहाँ ऐतिहासिक घटनाओं के साथ इतना बड़ा अनाचार और अत्याचार हो रहा है और हम निरीह और बेबस हैं। मेरे समझ से हमारे पुरखों ने हमें ये आज़ादी इसलिए नहीं दी थी। मुझे एक लाइन याद आती है
कि यह वह शहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। धन्यवाद। मैं आप सभी का यहाँ पे उपस्थित होने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। आपकी जानकारी के लिए प्रभा खेतान फाउंडेशन का ये कार्यक्रम श्री सीमेंट के CSR इनिशिएटिव के तहत स्पॉन्सर था, जिसके सहयोगी हैं एहसास वुमेन ऑफ इंडिया। आप सभी का आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हिमांशु बाजपेयी जी का, पूर्वा शर्मा जी का। हिमांशु जी जिन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए ऑडियंस को बांधे रखा, साथ ही में पूर्वा जी जिन्होंने अपने सवालों से इस सत्र को और भी रोचक बनाने में मदद की। जैसे कि आप सभी को पता है कि मथुरा में प्रभा खेतान फाउंडेशन का ये पहला कार्यक्रम था। आने वाले समय में हम कई कार्यक्रम करने का प्रायोजन करेंगे। धन्यवाद।